इसमें मैं आपसे क्या आशा रखता हूं कि आप टैक्स कैलकुलेशन के चैप्टर के एमसीक्यूज फिनिश करिएगा। अब नहीं किया तो आज कर लीजिएगा। और अगर पेपर आपका सब्जेक्टिव है तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस आप करिएगा। प्रॉब्लम्स आएंगी तो मैं लूंगा। देखो, एक बात याद रखना, बुनियादी डिफरेंस होता है स्कूल टीचिंग में और कोचिंग में। कोचिंग में टीचर आपको हाथ नहीं पकड़ पकड़ के काम करवाएगा। स्कूल में टीचर थप्पड़ भी मारेगा, टेस्ट भी लेगा और आपको प्रेशराइज भी करेगा। यहां पर हम ये मान के चलते हैं आप लोग एडल्ट्स हैं, बड़े हैं, समझदार हैं, लायक हैं, नलायकी वाला काम नहीं करेंगे कि हमने पढ़ने के बाद कुछ घर जाके करना ही नहीं। अगर आप ये समझते हैं कि टीचर के पढ़ाने के बाद आपका काम कुछ नहीं है, टीचर का ही सारा काम है, तो यू आर मेकिंग अ फूल ऑफ योर सेल्फ। प्रोफेशनल एग्जाम इस तरीके से पास नहीं होते। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, प्रोफेशनल एग्जाम इस तरीके से पास नहीं होंगे। प्रोफेशनल एग्जाम चाहे एग्जीक्यूटिव के हो, इंटर के हो, प्रोफेशनल पेपर्स हैं, ये प्रोफेशनल कोर्स है। होता क्या है प्रॉब्लम, आप क्यों नहीं अभी पढ़ रहे हैं? क्योंकि अभी आप फाउंडेशन, सीपीटी, ये जो भी नीट और सीएस का, इसमें से निकल के आए हैं और आपको लगता है यार 12th भी निकल गई थी, लोग हमें नालायक बोलते रहे, 12th भी हमने 30 मार्क खां की तरह निकाल ली, फाउंडेशन, नीट और ये सीपीटी ये भी हमने निकाल ली, ये भी निकल जाएगी, और यहीं आप गलती कर जाएंगे, यहीं आप गलती कर जाएंगे। इट्स हाई टाइम टू चेंज योर गियर्स। ये गियर चेंज करने का टाइम है। बार बार बोल रहा हूं, अभी भी फरवरी है, जून में एग्जाम है, और आपकी बातों से आप या आपके सगे संबंधी की आपके दोस्त अगर समझ जाएं तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि हम तो बचपन में जब पढ़ते थे तो ये हमारी बात टीचर बताते थे, हम सुन लेते थे। इसलिए मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अभी भी कुछ नहीं, टाइम बिगड़ा है। अपनी कमर कस लो और खुद, ये 50-50 का रिलेशनशिप है कोचिंग का। आपको 50% बस ये काम करना है, टीचर के बताए हुए रास्ते पे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिस करनी है और क्वेरीज पूछनी। और एक काम और करना, वो 150 पौने 200 रुपए का एक रिम आता है A4 साइज का, मैंने पहले भी बताया होगा, 500 शीट्स होती है, वो ले लीजिएगा। और हर क्लास के नोट्स शॉर्ट फॉर्म में, फ्लो चार्ट के फॉर्म में, वो आगे पेज, आगे पीछे, जैसे ये पेज हो गया ना, आगे पीछे एक पेज हो गया, ये वाला पेज हो गया आपका। अरे मेरा स्टाइलस भी गिर गया तुम्हारे चक्कर में, रुको भैया एक मिनट। समझाना, समझा के भी ना टीचर का भी दिमाग खराब। हाँ जी, इस टाइप की शीट हो गई आपकी A4 साइज की, आगे पीछे आपको इस पे नोट्स बना लेने हैं बस। बस ये मैं आपसे आशा रखता हूं, नोट्स और क्वेश्चंस। चलो गाइस, लास्ट के आधे घंटे में बुक की रीडिंग तो करेंगे, फर्स्ट चैप्टर की। एक नया चैप्टर स्टार्ट करवा रहा हूं मैं आज, और उस चैप्टर का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस। यस, कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस। गाइस, बच्चों, हमने कुछ लेक्चर्स में ये सीखा, अगर हम एग्जेम्पशन लिमिट की बात करें, इंडिविजुअल की बात करें, इंडिविजुअल की एग्जेम्पशन लिमिट की बात करें, अगर वो कवर्ड है, नॉट कवर्ड है अंडर सेक्शन 115 BAC और कवर्ड है अंडर सेक्शन 115 BAC, अगर वो नॉट कवर्ड है तो 3 देते हैं, वेरी सीनियर सिटीजन, अदर इंडिविजुअल। और 3 एग्जेम्पशन लिमिट किस प्रकार से हैं? वेरी सीनियर सिटीजन के एग्जेम्पशन लिमिट है
5 लाख, 3 लाख, 2 लाख। और सर कवर्ड है तो ऑल इंडिविजुअल्स के लिए, ऑल इंडिविजुअल लिमिटेड 2.5 लाख, और ये 2 लाख की जगह यहां पर 2.5 लाख लिखना चाहिए। अच्छा, वेरी सीनियर सिटीजन का मतलब क्या बताया था मैंने? मिनिमम 80 प्लस रेजिडेंट। सीनियर सिटीजन का मतलब क्या बताया था? मिनिमम 60, यस गाइस, मिनिमम 60 प्लस रेजिडेंट। और ऑल इंडिविजुअल्स यहां पर चाहे वो रेजिडेंट हो नॉन रेजिडेंट हो, सब पे 2.5 लाख की लिमिट लगाई थी। आज की क्लास में या इस चैप्टर में आप ये समझने वाले हैं ये रेजिडेंट कौन होता है और ये नॉन रेजिडेंट कौन होता है। इस चैप्टर में ये बताया जाएगा आपको, क्योंकि अभी तक तो रटवाया गया था सारी चीजें, पहली क्लास में कैसे बता सकता था मैं? तो मैंने आपको बताया, अमित, ये लता दीदी इसमें आई, एमएमएस इसमें आए, सर एमएमएस मनमोहन सिंह जी, मोदी जी इसमें आए, अमित जी, अमिताभ जी सीनियर सिटीजन में। लेकिन दोनों ही केस में रेजिडेंट होना अनिवार्य है, इधर भी बाबा और इधर भी रेजिडेंट, दोनों जगह रेजिडेंट, समझो। और यहां पर जब वो 1/5 बीएससी में आ गया तो भैया सबके लिए 2.5 लाख है, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट हो। तो ये रेजिडेंट होता क्या है और नॉन रेजिडेंट क्या होता है इस चैप्टर में बताया जाएगा। क्यों? क्योंकि सिटीजनशिप इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे इनकम टैक्स में। तो लिखिए पहला पॉइंट, अंडर इनकम टैक्स एक्ट, और जो भी प्रॉब्लम हो आप चैट बॉक्स पे बेखौफ बिना डरे, वैसे तो आजकल के बच्चे डरते नहीं है, बेखौफ बिना डरे लिखिए चैट बॉक्स में। सो अंडर इनकम टैक्स एक्ट, concept of citizenship is not relevant। हम citizenship नहीं देखते, whether you are foreign citizen, Indian citizen, both are liable to pay income tax। So both Indian as well as foreign citizens are liable to pay income tax in India। तो भाई विदेशी हो या देसी हो, इनकम टैक्स दोनों को देना है। यस, हम सिटीजनशिप नहीं देखते, क्योंकि सिटीजनशिप क्या होता है, वो एक इवेंट होता है। एक बार आप पैदा हो गए इंडिया में और इंडिया में नहीं रहते, या बाहर पैदा हो गए इंडिया में रहते हैं, तो पैदा होने से क्या होता है, समझो मेरी बात। भगवान श्री कृष्ण, मैं आपको अब बाबा बन जाता हूं, भगवान श्री कृष्ण देवकी मैया के पास जन्म लेते हैं, लेकिन यशोदा मैया ने उनका पालन पोषण किया। तो बोलते हैं पालने वाला पैदा करने वाले से बड़ा होता है। उसी तरीके से यशोदा मैया का स्थान देवकी मैया से ज्यादा बड़ा माना गया है। इसी प्रकार से आप पैदा हुए बाहर, रहते इंडिया में हो, या उल्टा केस देखो, पैदा हुए इंडिया में रहते बाहर हो। तो अगर आप पैदा इंडिया में हुए हो, सिटीजन तो इंडिया की हो, लेकिन रहते नहीं हो इंडिया में, तो इंडियन गवर्नमेंट का आपके ऊपर हक कैसे आ जाएगा? लेकिन उल्टा देखो, पैदा बाहर हुए हो, रहते इंडिया में हो, तो इंडियन गवर्नमेंट का हक आएगा। तो इसलिए गवर्नमेंट ने सोचा यार हमें विदेशी देशी का भेद तो करना ही है, देशियों को ज्यादा बेनिफिट देना है, विदेशियों को कम देना है। तो देसी विदेशी का भेद या डिफरेंस पैदा होने के आधार पे नहीं देखेंगे, हम स्किन के कलर से नहीं देखेंगे, हम ये देखेंगे, देखो डिस्टिंक्शन तो करना पड़ेगा। हम अपने देश के जो बच्चे हैं उनको ज्यादा बेनिफिट देना चाहते हैं, लेकिन हम ये कहेंगे जो इंडिया में रहता है वो रेजिडेंट, और जो इंडिया में नहीं रहता है वो नॉन रेजिडेंट। इसलिए गवर्नमेंट ने भेद तो करना पड़ेगा। देखो अब आप मेरे बच्चे हो, मुझसे पढ़ रहे हो, और कुछ और बच्चे भी हैं जो मुझसे नहीं पढ़ रहे, मेरी सहानुभूति प्यार उनके प्रति भी है, लेकिन ज्यादा आपके प्रति होगा। लेकिन एक बच्चा रजिस्टर करवा के क्लास में चला गया,
तो मेरा स्टूडेंट कैसे कहलाया जाएगा? या एक बच्चा रजिस्टर कहीं और करवाता है, पढ़ता मुझसे है। जस्ट लाइक एकलव्य, महाभारत की कथा में द्रोणाचार्य जी जब शिक्षा देते थे पांडवों को और कौरवों को, तो एकलव्य वहां पर उनको चुपके से देखता रहता था और वो भी सारी शिक्षा ग्रहण कर गया। तो उनसे अंगूठा मांग लिया द्रोणाचार्य जी ने एज गुरु दक्षिणा। तो रजिस्टर्ड स्टूडेंट तो नहीं था ना, लेकिन वो फॉलो कर रहा था। इसीलिए गवर्नमेंट ने कहा हमें देसी विदेशी तो पता लगाना है, लेकिन हम बर्थ के बेसिस पर, सिटीजनशिप के बेसिस पे नहीं देखेंगे, आप रहते कहां हो वहां से देखेंगे। इसलिए देयरफॉर गवर्नमेंट devised a system where residential status, yes guys, where residential status of a person, residential status of a person will be determined instead of, yes guys, instead of citizenship। क्योंकि हो सकता है बंदा पैदा होने के बाद इंडिया में रहता ही ना हो, तो हमारा हक कैसे रहेगा? तो हक पालने से होता है, पैदा करने से नहीं। इसलिए गवर्नमेंट ने रेजिडेंशियल स्टेटस का कॉन्सेप्ट डेवलप किया। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, क्या इंडिया की देसी इनकम्स पे इनकम टैक्स लगता है या विदेशी इनकम्स पे भी इंडिया में टैक्स लगता है? एक जनरल क्वेश्चन आप लोगों के लिए। 1 और 2 पॉइंट तो आपको समझ आ गए होंगे कि भाई पैदा होना नहीं देखना, रह कहां रहा है। बाहर रह रहा है तो भाई विदेशी, इंडिया में रह रहा है तो देसी। अब इंडिया में रह रहा है देसी तो भाई तू बेनिफिट्स ले ले। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से, क्या इंडियन इनकम पे टैक्स है या फॉरेन इनकम पे टैक्स है? इंडियन इनकम पे। चलो अब मैं आपको एक भ्रम भी और दूर करता हूं। ये तो क्लियर हो गया, सिटीजनशिप की कोई रेलेवेंस नहीं है। आप इंडिया में पैदा हुए, रहते इंडिया में नहीं हो, गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं आपसे। आप बाहर पैदा हुए, रहते इंडिया में हो, गवर्नमेंट का लेना देना है। आप मेरी क्लास में रजिस्टर हो गए, मेरी क्लास में पढ़ते नहीं हो, मेरा कोई लेना देना नहीं आपसे। लेकिन आप मुझसे पढ़ते हो, रजिस्टर नहीं करवाया, मेरा लेना देना है। ये तो क्लियर। दूसरी बात, मैंने आपसे पूछा क्या विदेशी इनकम पे भी इंडिया में टैक्स है? अब लोग क्या करेंगे, अगर आप विदेशी इनकम पे टैक्स नहीं लगाओगे तो लोग क्या करेंगे जी, हिंदुस्तान की कमाई को बोलेंगे जी विदेश से आई है। क्या करेंगे, इंडिया का पैसा कमा के बाहर भेज देंगे, चला जाता है हवाला के थ्रू, 50 तरीके हैं। लेकिन उसी पैसे को बाहर से मंगवा के बोलेंगे जी तो बाहर से आ रहा है। तो गवर्नमेंट ने कहा भाई ऐसा तो नहीं हो सकता। भैया आप क्लास में कुछ, जैसे आपके पेरेंट्स हैं, समझो मेरी बात, आप घर में कोई शोर मचाते हो, अपने घर में कुछ करते हो, पिटाई होगी आपकी अगर शोर मचाया। अब यहां पर आप शोर मचा रहे थे और मैंने फोन कर दिया आपके पेरेंट्स को, ये बच्चे बहुत शोर मचा रहे हैं, तो पेरेंट्स आके यहां पर आपको एक पनिशमेंट देते हैं, एक प्यारा सा गाल पे टच दे देते हैं आपको। पढ़ता तो तेज ही है वैसे वो। क्यों करते हैं वो? क्योंकि आप उनके बच्चे हो और आपके पापा का, मम्मी का कंट्रोल अपने घर में भी और बाहर भी है। इसी प्रकार से जब आप रेजिडेंट बन जाते हो तो गवर्नमेंट कहती है भाई हमारे देश में कमाओ या विदेश में कमाओ, इंडिया में टैक्स देना पड़े। क्योंकि जब हम रेजिडेंट को इतना प्यार करते हैं, इतना एग्जेम्पशन लिमिट, देखो रेजिडेंट के बेनिफिट्स क्या हैं मैं बताऊं। रेजिडेंट के बेनिफिट्स क्या हैं? अगर हम रेजिडेंट के बेनिफिट्स का बात करें, बेनिफिट्स ऑफ रेजिडेंट्स, एक तो आपको हायर एग्जेम्पशन लिमिट मिली, हायर एग्जेम्पशन लिमिट मिली, बिल्कुल जी, हायर एग्जेम्पशन लिमिट मिली, एक बेनिफिट तो ये। दूसरा बेनिफिट आपको रिबेट मिली 87A की, रिबेट अंडर 87A, वो भी रेजिडेंट को थी। और तीसरा बेनिफिट शिफ्टिंग ऑफ एग्जेम्पशन लिमिट, शिफ्टिंग ऑफ एग्जेम्पशन लिमिट, ये सब रेजिडेंट्स के बेनिफिट्स हैं अपना होने के। जब आप मेरे अपने हो तो ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू मोर बेनिफिट्स। तो एक तो हायर एग्जेम्पशन लिमिट्स मिली, रिबेट मिली,
शिफ्टिंग ऑफ एग्जेम्पशन लिमिट मिली, बात समझने की कोशिश करिएगा। तो नुकसान भी होंगे, और नुकसान रेजिडेंट का ये है गाइस कि आपकी फॉरेन इनकम भी टैक्सेबल हो जाएगी। यस, फॉर रेजिडेंट, सुनिएगा, बोथ इनकम्स, फॉर रेजिडेंट both incomes are taxable. Both incomes are taxable. That is Indian income as well as foreign income. हाँ, जैसे अपना बच्चे हो आप, तो अपने घर में शरारत करो पिटाई होगी, बाहर जाके करो पिटाई होगी, अपने बच्चे हो ना। Whereas, सुनिएगा, नॉन रेजिडेंट, फॉर नॉन रेजिडेंट ओनली इंडियन इनकम इज टैक्सेबल। बताता हूं इस कॉन्सेप्ट को, अभी बता दो। इस टैक्स फॉर रेजिडेंट बोथ इनकम्स आर टैक्सेबल इन इंडिया, दैट इज इंडियन इनकम एज ए फॉरेन इनकम। नॉन रेजिडेंट के इंडियन इनकम इज टैक्सेबल। इसको समझाने के लिए बहुत ही अच्छा मेरे पास एक टूल है, एक तीर कमान वाला तीर है। वो क्या है, हम पर्सन को सिटीजनशिप के आधार पे डिवाइड तो नहीं करेंगे। जैसे रिलीजन के आधार पे डिवाइड करना गलत बात होती है ना, किसी और आधार पे करो। तो गवर्नमेंट कहती है आप जी रेजिडेंट हो, कॉपी करना चाहो बाद में भी कर सकते हो। नॉन रेजिडेंट, हमने रेजिडेंट को नाम दे दिया अपना बच्चा, रेजिडेंट को नाम दे दिया अपना बच्चा। यस गाइस, और नॉन रेजिडेंट को नाम दे दिया पड़ोसी का बच्चा। नॉन रेजिडेंट को नाम दे दिया पड़ोसी का बच्चा। यस, ये मैंने लॉ में नहीं लिखा पड़ोसी पड़ोसी, ये सब मैंने बनाए, पड़ोसी का बच्चा। अब अपना बच्चा, सोचिएगा आपका अपना बच्चा है, घर में कुछ शरारत करे, आपका बच्चा अपना घर में शरारत करे, तो क्या आप उसको पनिश कर सकते हो? सर बिल्कुल पनिश कर सकते हैं, हमारा घर है और हमारे घर में शरारत कर पनिश कर देंगे। और आपका अपना बच्चा पड़ोस में जाके कुछ शरारत कराए तो क्या पनिश कर सकते हो? सर बिल्कुल पनिश कर सकते हैं, हम उसकी क्लास भी लगा सकते हैं, बिल्कुल। तो यानी कि रेजिडेंट की दो इनकम टैक्स करेंगे, अपने घर की जो देश में कमाए, लिखिए जरा, इंडियन इनकम, अपने घर में शरारत, और फॉरेन इनकम, बोथ टैक्सेबल इन इंडिया। लिखो जी, बोथ टैक्सेबल इन इंडिया, लिखो जी, लिखो जी, बोथ टैक्सेबल इन इंडिया, लिखो जी, बोथ टैक्सेबल इन इंडिया। लेकिन अगर पड़ोसी का बच्चा अपने घर में शरारत करे तो आपका कोई हक है क्या? सोच के देखो, पड़ोसी का बच्चा शर्मा जी का अपने घर में कांच शीशा तोड़ देता है, तो आप जाके उसकी पिटाई कराए। शर्मा जी देखते रह गए कि गुप्ता जी क्या हो गया, ये मेरा घर है, मेरा टेबल है, मेरा कांच है, मेरा बच्चा है, तुम्हारी क्या इसमें हीरोपंती यहां पर आ गए। आज तो आ गए, अगली बार आ नहीं पाओगे, या आ गए तो जा नहीं पाओगे। तो यानी कि अगर नॉन रेजिडेंट है, फॉरेन से कुछ कमाता है, फॉरेन इनकम नॉट टैक्सेबल इन इंडिया, वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी। लेकिन अगर वही पड़ोसी का बच्चा आपके घर में आके कोई शीशा कांच तोड़ देता है, अब आपने दो तमाचे उसको जड़ दिए, और वर्मा जी शर्मा जी आए, क्या ये क्या हो रहा है? क्या जी मेरा कांच था, मेरा घर था, अब तू आ गया है ना, जा नहीं पाएगा, सीधी सी बात है। तो इंडियन इनकम अगर नॉन रेजिडेंट की है तो टैक्सेबल इन इंडिया। तो गवर्नमेंट ने बड़ी सावधानी से कॉन्सेप्ट डेवलप किया। क्या मैं ये बोलूं रेजिडेंट की ग्लोबल इनकम टैक्सेबल है, ग्लोबल इनकम टैक्सेबल, रेजिडेंट की तो ग्लोबल इनकम टैक्सेबल है, रेजिडेंट की तो ग्लोबल इनकम टैक्सेबल है, और नॉन रेजिडेंट की यहां पर सोर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कह दूं सोर्स नॉट इंपॉर्टेंट, सोर्स इंपॉर्टेंट ही नहीं है। मेरा बच्चा है भाई, दुनिया के किसी भी कोने में जाएगा, मैं लायबल हूं उसके लिए, या वो मुझे लायबल है। लेकिन जो नॉन रेजिडेंट है
तो सोर्स इंपॉर्टेंट है, कहां से कमा रहा है, सोर्स इज इंपॉर्टेंट, कहां से कमा रहा है, विदेश से, इंडिया में हक ही नहीं है इंडियन गवर्नमेंट का, लेकिन इंडिया में आके कमा रहा है तो इंडिया गवर्नमेंट उस पर टैक्स लगाएगी। पहले आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया तो अब नहीं तो मैं इसी कॉन्सेप्ट पे रहूंगा। सारे बच्चों को बोलना पड़ेगा जी। तो अब मैं आपको दोबारा रिपीट कर दूं, जो अहम बात है चैप्टर में यही मेन चीज है भाई। जैसे लड़का लड़की एक होते हैं, लेकिन भाई एक होते हैं, इसका मतलब ये कोई है कि वॉशरूम भी एक ही बना दे, बात समझो, कपड़े भी एक बना दे, कुछ डिस्टिंक्शन तो करनी पड़ेगी ना। मेट्रो में आगे का डिब्बा लड़कियों के लिए है, अब लड़के घुस जाए उसमें, अजी सड़क सर ने कहा था लड़का लड़की एक होते हैं, मेट्रो के डिब्बे में घुस गए आप, है ना, फीमेल के टॉयलेट में घुस गए मेल, या मेल के टॉयलेट में घुस गए फीमेल्स, सर ने कहा था लड़का लड़की एक होते हैं। भाई साहब लड़का लड़की एक होते हैं, बुद्धि के लिए कहा, क्षमता के लिए कहा, करेज के लिए कहा, तुमने तो बुनियादी डिफरेंस को भी इग्नोर कर दिया। तो लड़की की साड़ी पहन के घूम लो भाई, बात समझो मेरी, इसीलिए डिस्टिंक्शन तो करनी है, तो हम सिटीजनशिप पे आधार पे करेंगे वो गलत हो जाएगा, है, समझो मेरी बात, वो डिस्क्रिमिनेशन रहेगा, क्योंकि इंडिया में पैदा होकर इंडिया में रहता ही नहीं, कैसे कंट्रोल कर लोगे, लेकिन इंडिया में रहता है तो हम इस डिस्टिंक्शन पर आधार करेंगे। दूसरी बात, रेजिडेंट है उसको बेनिफिट बहुत दिए गए, अब उसकी सजा ये है कि भाई तू रेजिडेंट बना है तो प्यार तो तुझे ये है टैक्स में बेनिफिट्स, और तेरी लात ये है तेरी विदेश की इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी आए, क्योंकि टैक्स में जो सरकार का लॉजिक है वो समझना है, अपना दिमाग का लॉजिक छोड़ देना, बस्ते में डाल लो अपना दिमाग का लॉजिक। अच्छा जो नॉन रेजिडेंट है वो रहता बाहर है, जैसे नॉन रेजिडेंट एग्जांपल हो ना, ये लो जो बाइडेन जो यूएस के प्रेसिडेंट है, वो देश में कमाएंगे, हमारा इस पे क्या हक है, हक है, डाल लो, हक देगा ही नहीं, क्या कर लेगा आप, क्या कर लो, लेकिन वो इंडिया में कमा रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट कह सकती है भाई हमारे देश में कमाए ना। और जो हमारे देश के कमाने वाले कौन है, जैसे सचिन तेंदुलकर, एचजी लगा लो, चलो अब मैं इंडिया में कमाऊं या इंडिया से बाहर कमाऊं, मुझे तो इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा कि मैं इंडिया में रहता हूं, सरकार ने कह रखा है, क्लियर। चल अब इस चैप्टर में सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, दो काम करने हैं चैप्टर में, यस, इस चैप्टर का कंटेंट क्या है, इस चैप्टर में कंटेंट क्या है, पहला तो हम ये सीखेंगे हाउ टू कंप्यूटेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस, हाँ जी, कंप्यूटेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस, हु इज अ रेजिडेंट, हु इज अ नॉन रेजिडेंट, हम इस कंप्यूटेशन पे जाएंगे पहला काम। और बच्चों दूसरा काम जो हमारा होगा इस चैप्टर में, ये इंडियन इनकम वर्सेस, ये व्हाट इज इंडियन इनकम, कंप्यूट इंडियन इनकम एंड फॉरेन इनकम, क्योंकि अभी पता लगाना पड़ेगा इंडियन इनकम क्या होती है, फॉरेन इनकम क्या होती है। तो पहला तो काम इस चैप्टर का, कंटेंट ऑफ द चैप्टर माय डियर लवली फ्रेंड्स, वो ये है, ये पता लगाएं कि भाई साहब कितने दिन इंडिया में रहने से आप रेजिडेंट बनते हैं, कितने दिन आप नहीं रहते तो नॉन रेजिडेंट बनते हैं, और फिर अगर आप रेजिडेंट बनते हैं तो आपकी इंडियन इनकम फॉरेन इनकम निकालनी पड़ेगी, कौन सी होती है इंडियन इनकम, कौन सी होती है फॉरेन इनकम। अच्छा आप इंडिया में रहते नहीं है गाइस, आप इंडिया में रहते नहीं है तो आप बन गए क्या, आप बन गए नॉन रेजिडेंट, सुनिए मेरी बात, आप बन गए नॉन रेजिडेंट, एक सेकेंड बच्चों मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिएगा, 1 मिनट का टाइम दीजिएगा, आप बन गए नॉन रेजिडेंट। अब आप नॉन रेजिडेंट बन गए तो आपकी इंडियन इनकम टैक्सेबल होगी, तो हमें यह पता होना चाहिए कि भाई व्हाट इज फॉरेन व्हाट इज इंडियन, क्योंकि इंडियन पे टैक्स लगाना है, तो अगर हमें डिवाइड नहीं करना आएगा तो हम गलती कर जाएंगे। तो कंटेंट ऑफ द चैप्टर है बच्चों कंप्यूटेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस और कंप्यूट इंडियन इनकम फॉरेन इनकम। आज मैं पहला काम शुरू करवा रहा हूं, कंप्यूटेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस। तो हेडिंग डालिएगा बच्चों, कंप्यूटेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस, कंप्यूटेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस। हर पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस अलग है, ओ गॉश, यस, तो मैं आपको पहले इंडिविजुअल का करवाऊंगा
फिर HUF का जैसे टैक्स रेट्स अलग अलग है ना, टैक्स के रेट्स, इसी प्रकार से बच्चा पार्टी कंप्यूटेशन का प्रोसीजर अलग अलग है। भाई तुम्हारा खाने का तरीका अलग है, मेरे खाने का तरीका अलग है, किसी और का अलग है। तो सबसे पहले करवा रहा हूं कंप्यूटेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, कंप्यूटेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। अच्छा, मेजर बदलाव आए हैं रेजिडेंशियल स्टेटस के कंप्यूटेशन में। हमारा असेसमेंट ईयर क्या है, नलाय को बताना जरा। हमारा असेसमेंट ईयर तो पता होगा, 20-21 या 21-22? थैंक गॉड, धन्य भाग हमारे कि तुम लोगों ने सही आंसर दिया। खून डबल हो गया मेरा। 21-22 और 21-22 पे कौन सा बजट लागू? 2020। हाँ क्या बात है यार, दिल ले गया। तो फाइनेंस एक्ट 2020, तो उसमें मेजर बदलाव आए। लेकिन मैं पहले क्या करूंगा, बदलाव से पहले की पिक्चर बताऊंगा, क्योंकि अगर मैंने बदलाव पहले बता दिए तो तुम्हारा दिमाग बदल जाएगा और तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। तो पहले मैं क्या करूंगा, बदलाव से पहले क्या था और बदलाव के बाद ये चेंज कैसे किया गया। ठीक है, तो गवर्नमेंट कहती है जी रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल में जगह छोड़ता रहूंगा मैं, वहां पर बाद में फिक्स कर दूंगा। आइए, किसी भी इंडिविजुअल को हाँ जी बच्चों, आप कैसे मैं आपको बताऊं कि आपके लिए दिक्कत ना आए। या तो वो रेजिडेंट कहलाया जाएगा या वो नॉन रेजिडेंट कहलाया जाएगा। हाँ, अब रेजिडेंट के लिए सुनिएगा, पहले आप देख लीजिएगा, हो सकता है चार्ट मिटाना ना पड़ जाए मुझे, क्योंकि मैं फॉर्मूला चार्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों के लिए। तो रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट, सुनिएगा मेरी बात। fulfills any of the basic condition, yes my dear friends, any of the basic condition under section any of the basic condition under section 6(1) और 6(1)(a). ये 6(1)(a) नई चीज आई है, मैं इसका वर्णन अभी नहीं करूंगा, लेकिन मैं लिखवा दिया एनी ऑफ द बेसिक कंडीशन अंडर 6(1)(a). तो गाइस, जो रेजिडेंट होता है, इंडिविजुअल होता है, कब होता है सर जी? एनी वर्ड है। अच्छा, एनी ऑफ द बेसिक कंडीशन अंडर 6(1) और 6(1)(a). सर ये 6(1) और 6(1)(a) क्या है? ये 6(1) तो पुराना है गाइस, ये तो पुराना है 6(1), और ये 6(1)(a) नया आया है। 6(1) में सुनिएगा, फर्स्ट बेसिक कंडीशन सुनो, सेकंड बेसिक कंडीशन और थर्ड बेसिक कंडीशन। अच्छा, दो कंडीशन सर 6(1) में है और एक कंडीशन 6(1)(a) में है, और तीनों के बीच में क्या है सर? और, यानी कि सर तीनों में से तीनों पूरी करनी है, तीनों में से एक? बताना जरा, मैंने क्या लिखवाया? तीनों या तीनों में से एक? अब मैं ये जो थर्ड बीसी वाली बात है ना बेटा, या 6(1)(a) वाली बात है, ये अभी नहीं डिस्कस करवाऊंगा। मैं क्या करूंगा, जगह छोड़ दूंगा इसके लिए। आप भी थोड़ा सा राइट साइड पे जगह छोड़ दीजिए। तो हम ये मानेंगे रेजिडेंट, तीन मछली को पकड़ने के तीन कांटे। अब समझ आ गया सर, मछली मछली बता दिया करो। मछली को पकड़ने के तीन कांटे, दो कांटे पहले थे। मछली कौन है? इंडिविजुअल। हम चाहते हैं रेजिडेंट। अच्छा, गवर्नमेंट रेजिडेंट बनाना चाहेगी, नॉन रेजिडेंट बनाना चाहेगी? रेजिडेंट, क्योंकि रेजिडेंट की ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है। लात ज्यादा है, प्यार कम है। प्यार क्या दे रही है? 2.5 की जगह 3,
वो 12,500 रुपए और शिफ्टिंग। लेकिन अगर 1 करोड़ बाहर से कमा रहा है उसमें तो 20-25 लाख का टैक्स बन जाएगा। तो दिखाने के लिए तू मेरा बच्चा है ना, तू मेरा बच्चा है ना, सर लात ज्यादा मारते हो मुंह पे, दिखाने के लिए मेरा बच्चा है ना, तो ये काम हो रहा है। बात समझने की कोशिश करिएगा। तो सरकार 2 कांटे पहले होते थे, तीसरा कांटा अब आ गया। तीसरा कांटा अब बात, ये नया आया है, फाइनेंस एक्ट 2020। ये फाइनेंस एक्ट 2020, इसका वर्णन अभी करेंगे नहीं। फर्स्ट बेसिक कंडीशन में क्या लिखा है? हाँ जी आइए, स्टे इन इंडिया minimum 365 days. Yes guys, stay in India minimum 365 days. Stay in India guys minimum 365 days. Stay in India minimum 365 days during 365 क्यों बोल रहा हूं मैं, दिमाग कहीं मेरा और चला गया था इसलिए। Stay in India minimum 182 days during previous year 2021. Yes, guys, stay in India minimum 182 days during previous year 2021. और ये रेजिडेंट बनेगा असेसमेंट ईयर 21-22, नॉन रेजिडेंट बनेगा असेसमेंट ईयर 21-22। तो स्टे देखेंगे गाइस, स्टे देखेंगे प्रीवियस ईयर 20-21 का। 182 दिन अगर स्टे है तो आप रेजिडेंट मान लिए जाओगे। अपने ऊपर डालो बात को, नलायकों अपने ऊपर डालो। अभी चल रहा है फरवरी 21, अप्रैल 20 से फरवरी 21 तक क्या तुम्हारा इंडिया में स्टे 182 दिन हो गया? सोच के आ रहे हो क्या? अमेरिका पाकिस्तान होके आए हो क्या? बताओ हाँ या ना? यस सर, हो गया। हो गया तो आप क्या बन गए? मैं भी रेजिडेंट बन गया, क्योंकि मैं भी एक दिन से इंडिया बाहर नहीं गया। तो अप्रैल से अगर स्टे निकाला जाए, सर अप्रैल मैं तो 11 महीने में इंटू 330 दिन इंडिया में हो गया। अगर फरवरी का महीना ही पूरा लगा लो और मार्च में भी इंडिया में रहने वाले हैं, कहां जाएंगे? तो पूरा 365 दिन हो गए। गवर्नमेंट तो कह रही है आधा साल इंडिया में हो। अच्छा, 182 आधा साल है, 365 का आधा होता है 182.5। सरकार कह रही 182 हो गए गुप्ता जी। हाँ, गवर्नमेंट ने कहा तुम बन गए रेजिडेंट। मैंने कहा अब क्या होगा? क्या तुम्हारी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होंगी? मैंने कहा मेरी ग्लोबल इनकम है ही नहीं, मेरी तो इंडिया से बाहर है ही नहीं, तो मुझे कोई नुकसान नहीं है, बेनिफिट्स और ले जाऊंगा रिबेट के। तो जिनकी ग्लोबल इनकम नहीं है बाबा, उनके लिए रेजिडेंट बनना कितना फायदा? लात तो खाओगे नहीं, प्यार प्यार मिलता रहेगा, समझो। तो रेजिडेंट बनने का फायदा हमें तो है, लेकिन जिसकी ग्लोबल इनकम्स हैं उसको रेजिडेंट बनने का फायदा नहीं है, क्योंकि उसकी बाहर 4 करोड़ कमाता है, इंडिया में टैक्स हो जाएगा। और इंडिया में प्यार क्या मिलेगा? बिल्कुल तो पुचकार मिलेगा, बिल्कुल छोटा सा प्यार। अच्छा, अब गवर्नमेंट कहती है चलो इंडिया में 182 दिन स्टे नहीं है क्या? नहीं, 60 दिन है कि हाँ, स्टे इन इंडिया मिनिमम 60 डेज ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 2021। 20-21 में तुम्हारा स्टे मिनिमम 60 दिन होना चाहिए, मिनिमम 60 दिन प्लस मिनिमम 365 डेज ड्यूरिंग 4 प्रायर प्रीवियस ईयर। यस, 365 दिन लास्ट के 4 सालों में हो, 365 दिन लास्ट के 4 सालों में हो। अच्छा, दूसरी कंडीशन में करंट ईयर का स्टे भी देखेंगे 20-21 का, और 4 प्रायर प्रीवियस ईयर। बाबा 4 प्रायर प्रीवियस ईयर 20-21 से पहले कौन से होंगे? थोड़ा सा तनिक दिमाग को खुजलाओ और बताओ। 19-20 प्लस 18-19 प्लस 17-18 प्लस गाइस 16-17, 16-17, 4 सालों में 365 दिन। अब मैं क्या करूंगा? तीसरी बीएससी की मैं जगह छोड़ दूंगा, बाद में फिलअप करवाऊंगा। आइए अब आप ये बताइए भाई साहब, ये एनआर कौन हुआ? एनआर कौन हुआ आप बताओ? हु द हेल इज एनआर? तो ना तो हमारे भी
2 days और लास्ट प्रीवियस ईयर में और ना ही अरे सिंपल बोल देना बेटा, मछली तीनों कांटों में नहीं फंसी, मछली तीनों कांटों में नहीं फंसी, तो यानी कि डज नॉट fulfill any of the basic condition. लो जी, does not fulfill any of the basic condition under section 6(1) और 6(1)(a. क्या ये कहना सही होगा? does not fulfill any of the basic condition under 6(1) और 6(1)(a. बोलो भैया। यस सर। हाँ, तो ना ही 6(1) ना ही, ना फर्स्ट बीसी, ना सेकंड बीसी, ना थर्ड बीसी। थर्ड बीसी होती होगी कुछ, अभी क्यों चिंता करें। अच्छा, अब ये हमें थोड़ा समझना पड़ेगा कंडीशंस। पहला वर्ड है स्टे, पहला वर्ड है स्टे, दूसरा वर्ड है इंडिया। यहां पर भी स्टे, यहां पर भी इंडिया। इंडिया में स्टे करने का क्या मतलब? स्टे, व्हाट इज स्टे? आप लोग बताओ, व्हाट इज स्टे? बताओ बच्चा पार्टी, व्हाट इज स्टे? सर रहना। रहना। अच्छा, रहता नहीं है, आता रहता है, जाता रहता है, चलेगा। चलेगा, दौड़ेगा। अच्छा, तुम मत दौड़ जाना क्लास से बाहर, यहां पर ही बैठे रहना। अच्छा, स्टे का मतलब है गाइस फिजिकल प्रेजेंस। हाँ, फिजिकल प्रेजेंस, फिजिकली प्रेजेंट हो, किराए के घर में रहे ना रहे, आए जाए, पेड़ पे रहे, सो जाए, जाग जाए। दोस्तों इंडिया आया तो है, जैसे तुम क्लास में बैठे हुए तो हो, मन नहीं लग रहा सर, ऐसे ही इंडिया में आ तो गया है, लेकिन दिल नहीं लग रहा, क्योंकि जो दिल भर है वो बाहर है। तो क्या इंडिया में बोलोगे रहे? बताइए, उसका दिल बाहर है, क्योंकि गर्लफ्रेंड बाहर है, वाइफ बाहर है, या हस्बैंड बाहर है, या बॉयफ्रेंड बाहर है। आ तो गई मोहतरमा, या आ तो गए जनाब, लेकिन दिल बाहर है। तो क्या इंडिया में मानोगे है? बिल्कुल मानेंगे, क्योंकि हमें कोई उसके फेफड़े, उसका दिल वो नहीं देखना, फिजिकल प्रेजेंस देखनी है, इमोशनल प्रेजेंस नहीं। तो फिजिकली प्रेजेंट हो, और 182 दिन, यस गाइस, ये एक जगह पे हो, मल्टीपल डेज पे, मल्टीपल जगह पे हो, कोई दिक्कत नहीं। तो लिख लो फिजिकल प्रेजेंस, वन प्लेस, मल्टीपल प्लेस, कोई फर्क नहीं है। टोटल देखना है, टोटल, चाहे वन विजिट हो, मल्टीपल विजिट हो, वन विजिट में हो, मल्टीपल विजिट हो, कंटिन्यूअस हो, नॉन कंटिन्यूअस हो। कंटिन्यूअस हो बेटा, नॉन कंटिन्यूअस हो, हमें कोई मतलब नहीं है। तो एक जगह पे हो, मल्टीपल जगह पे हो, एक विजिट में हो, मल्टीपल विजिट में हो, कंटिन्यूअस हो, नॉन कंटिन्यूअस हो, हमें टोटल स्टे देखना है, 182 दिन होना चाहिए। और स्टे कहां देखना है? इंडिया में। अब इंडिया का मतलब मैं बता दूं आपको, इंडिया का मतलब भी डिफाइंड है। आ जाओ नीचे बनाओ एनालिसिस, नीचे बनाओ बच्चों एनालिसिस। यस गाइस, एनालिसिस। इंडिया का जो मतलब है गाइस 225A में डिफाइंड है, इनकम टैक्स के, इनकम टैक्स के 225A में इंडिया डिफाइंड है। यस, इंडिया का क्या मतलब गाइस? मैं मैप बना रहा हूं, थोड़ा हंसना मत मेरे मैप पर, कभी आप थोड़ा सा हंसें। ये हमारी इंडिया है, ये हमारा कश्मीर आ गया, ये सब आ गया। हाँ जी, ये इंडिया है जी हमारा, और ये हमारा इंडिया का पानी है, इंडिया का पानी है। अच्छा, ये हमारा जो पर्सन है 150 दिन इंडिया की टेरिटरी पे है। टेरिटरी का मतलब समझते हो? जमीन पर। अच्छा, पानी में थोड़ा सा ये इंडिया
हल्की सी शेपलेस सी बन गई, थोड़ा हम इसको शेप में दे देते हैं सो दैट आपको भी समझ आए। ठीक है। अच्छा, पानी में अगर वो कुछ दिन है तो पानी के एरिया को भी इंडिया का पार्ट माना जाता है। यस। और कितना पानी इंडिया का पार्ट है मैं आपको बताऊं, कितना पानी इंडिया का पार्ट है वो है, अच्छा सॉरी दोस्तों, ये इंडिया का, मेरी ऐप बंद होने वाली है, जल्दी से इंडिया का मैप कॉपी कर लो। 150 दिन इंडिया की टेरिटरी पे है, कॉपी कर लो एक बार। दो मिनट देने पड़ेंगे क्योंकि अब ये ऐप बंद होके खुलेगी। मैं बंद ही कर देता हूँ, आई थिंक रीस्टार्ट हो रही है, मैं दोबारा से रीस्टार्ट, एक सेकेंड दोस्तों, 2 मिनट दीजिएगा मुझे। गाइस मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन, ये रहा जी, आइए जी। तो गाइस इंडिया का मैप बना रहा था, बनते बनते तो पहले मैप अच्छा था। अरे भाई समझ लो ना, ये इंडिया है, मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ आप, अब इसमें भावो 150 डेज तो टेरिटरी में है हमारे, और 225A में इंडिया डिफाइंड, ये टेरिटरी है। 150 दिन तो भैया टेरिटरी में है। और मैं पानी की बात करी थी, गवर्नमेंट कहती है भैया यहां से 12 नॉटिकल माइल, कोस्ट से 12 नॉटिकल माइल यहां पर है कुछ दिन, ये टेरिटोरियल वाटर्स कहलाया जाता है बेटा, टेरिटोरियल वाटर्स, ये भी इंडिया का पार्ट है। तो यहां पर अगर आप कुछ दिन हो, 10 दिन, तो आप इंडिया में माने जाओगे, इंडिया का पानी है। सर एनएम क्या है? एक नॉटिकल माइल गाइस इज इक्वल टू, यस 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.852 किलोमीटर। तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 12 इंटू 1.852, यस गाइस 12 इंटू 1.852 कर ले एक बार जरा करें। 12 इंटू 1.852, 12 इंटू, अरे कैलकुलेटर नहीं चल रहा, तो 12 इंटू 1.852, 22.22 किलोमीटर्स। यस गाइस 22.22 किलोमीटर पानी इंडिया का पार्ट है। तो 10 दिन आप इंडिया में हो तो इंडिया में क्या क्या आएगा? इंडिया इंक्लूड्स ए टेरिटरी, जमीन, जमीन पे हो आप, जमीन मतलब मकान के अंदर, ये नहीं कि जमीन पे खड़े हो, मैं तो मकान में था, मैं जमीन पे नहीं था, बात तो वही हो गई भाई। टेरिटोरियल वाटर्स, टेरिटोरियल वाटर्स भी इंडिया का पार्ट है गाइस, टेरिटोरियल वाटर्स आल्सो पार्ट ऑफ इंडिया, टेरिटोरियल वाटर्स। अच्छा यही नहीं बेटा, पानी ना यहां से लेकर यहां तक 200 नॉटिकल माइल इज आल्सो अ पार्ट ऑफ इंडिया। 200 नॉटिकल माइल, इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये अप्रोक्सीमेटली 12 के बियॉन्ड होता है, 12 से ज्यादा 200 तक, अप्रोक्सीमेटली 188 नॉटिकल माइल्स, ये भी इंडिया का पार्ट है। हाँ, अब यहां पर बंदा लगभग 10 दिन इधर भी था EEZ में, तो टेरिटरी में 150 दिन था, टेरिटोरियल वाटर में 10 दिन, एक्सक्लूसिव जोन में 10 दिन। बेटा ये एक पेड़ लगा हुआ है, पेड़ पे बैठा हुआ है, एयर स्पेस में है, एयर स्पेस। सर एयर स्पेस कितने दिन है बेटा? एयर स्पेस में है 60 70 15 दिन। हाँ जी। और एक इंडिया में एक चीज और आती है, सी बेड एंड सब सॉइल, जो ये पानी का पताल लोग है ना, जहां पानी नीचे, यहां पर कोई बंदा, ये सी बेड,
पताल लोक, वहां पर बंदा था 5 डेज, तो ये 5 दिन भी इंडिया का पार्ट है। और एक चीज इंडिया में और आती है गाइस, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। यस डियर फ्रेंड्स, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है जो दलदल का एरिया कोस्ट और पानी के बीच में होता है। ये टेक्निकल टर्म्स हैं, इतना ज्यादा हमें डेफिनेशन पे नहीं जाना। कॉन्टिनेंटल शेल्फ, बंदा यहां पर भी 5 दिन है, तो आप इंडिया में उसका बता सकते हैं कितना होगा? बताइए, इंडिया में स्टे कितना होगा, बता सकते हैं? टेरिटरी में 150 दिन भैया, टेरिटोरियल वाटर में 10 दिन, EEZ में 10 दिन, एयर स्पेस 15 दिन, सी बेड एंड सबसॉइल 5 दिन, कॉन्टिनेंटल शेल्फ 5 दिन। कितना इंडिया में स्टे है? 195 days। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। 195 डेज। तो इंडिया का मतलब ये नहीं है कि हमें मकान या दुकान में बैठा हुआ मिले, वो अगर पानी में भी है। अच्छा, पानी में क्या करने गया है भाई? पानी में क्या जल योगा सिखाएगा लोगों को? अरे बेटा, पानी में वो ऑयल के रिग्स होते हैं, ऑयल रिग्स, ऑयल रिग्स, RIGS, ऑयल प्लेटफॉर्म्स, जहां पर ऑयल नेचुरल गैस निकाली जाती है। बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वहां पर काम चलता है, तो इंडिया का पार्ट माना जाता है। ऐसे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में भी मिनरल ऑयल निकालने के लिए, तेल निकालने के लिए ऑयल रिग्स, RIGS होते हैं बेटा। और ये एयर स्पेस का मतलब हो गया ऊपर हवा में स्पेस स्टेशन है, कुछ है ना। एरोप्लेन में, एरोप्लेन 2 दिन तक इंडिया के ऊपर घूमा, ऐसा होता है, लैंडिंग की जगह नहीं मिली, तो इंडिया का पार्ट माना जाएगा। सी बेड का मतलब क्या है? नीचे, जहां सबमरीन, सबमरीन एकदम नीचे होती है, सबमरीन बेड पे, तो उसके अंदर है वो, नेवी का बंदा है। समझो ना, लॉजिक है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ ये है जमीन का एरिया जो पानी में सबमर्ज्ड है। ये टेक्निकल टर्म्स हैं, ज्यादा तवज्जो क्यों दूं, एग्जाम में आ जाएगा स्टे, तो इंडिया का पार्ट है। चलिए, अब मैं आपको ये फर्स्ट और सेकंड कंडीशन भले भांति तरीके से समझाऊंगा। आइए जरा, तो क्या ये रेजिडेंट माना जाएगा? यस। आइए जरा क्वेश्चन, मिस्टर एक्स a foreign citizen, yes guys, Mr. X, a foreign citizen, comes to India for the first time on 15th चलो 15 की जगह ऑन 30th September 2020 and left India on 31st March 2021. Determine his stay in India. करो during, yes my dear friends, during previous year 2021. Determine stay in India during previous year 2021. करो जी, 20-21 में अपने मुताबिक स्टे निकालो। पानी वानी तो दिया ही नहीं इधर, तो भाई जमीन का ये सारा स्टे, कैसे स्टे निकालोगे, ये मेरा क्वेश्चन है। कल से करो। इंडिया में पहली बार आया है 30 सितंबर को और इंडिया को छोड़ के चला गया 31 मार्च को। हम तो पूरे साल इंडिया में थे, हमारी तो बात ही छोड़ दो। सर सारे डेज को ऐड करके 182 आ रहा है, तो बोलना रहता है। एग्जैक्ट डेज चाहिए बेटा मुझे, एग्जैक्ट डेज। MCQ में अगर क्वेश्चन आ जाए एग्जैक्ट डेज का, तो वो दिख तो रहा है मुझे 180 के आसपास बन रहा होगा, लेकिन एग्जैक्ट डेज चाहिए मुझे। सर हर मंथ में जितने डेज होंगे सबको ऐड कर देंगे। तो करना बेटा, सितंबर 20 में बताओ कितने दिन, बताओ सितंबर का स्टे बताओ, मेरे साथ ही करो। चलो सितंबर 20 का स्टे बताओ। बताओ बताओ, कोई वाइल्ड गेस दे दो, नहीं आ रहा तो क्या दिक्कत है, कोई टेंशन कोई है गलत हो जाए तो।
सिर्फ 0 नहीं बेटा, जिस दिन इंडिया में आया उसको इंडिया में काउंट किया जाएगा, ये लिख लो। डे ऑफ एंटरिंग इंडिया ट्रीटेड एज इन इंडिया। हाँ, ये तो कॉन्सेप्ट बताना था कि डे ऑफ एंटरिंग इंडिया ट्रीटेड एज इन इंडिया, तो सितंबर में एक दिन माना जाएगा, क्योंकि 29 को आता 2 दिन, 28 को आता तो 3 दिन, 28, 29, 30, ऐसे करना है। ये मैं आपको समझाना था। करो जी करो। 1 सेकेंड गाइस, 1 सेकेंड। चलो अच्छा बच्चों, 1 सेकेंड बच्चों। अच्छा, अब अक्टूबर में पूरे 31, इसमें कोई टेंशन नहीं। दिसंबर में, दिसंबर कहां से आ गया, नवंबर आएगा पहले तो भाई, है ना। तो नवंबर में 30, बहुत सही, बिल्कुल सही, ऐसे ही करना है। दिसंबर में 31, जनवरी में 31, फेब लीप ईयर नहीं है, अच्छी बात है, 28। और मार्च में बताओ बेटा, मार्च में 31 को मरा है इंडिया से छोड़कर, है ना। तो जिस दिन इंडिया छोड़ के गया वो भी इंडिया में माना जाएगा, तो लिख लो डे ऑफ लीविंग इंडिया ट्रीटेड एज इन इंडिया। तो हमने ये अभी 2 कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, इंडिया में आया वो भी इंडिया में माना जाएगा, जिस दिन इंडिया को छोड़ के गया वो भी इंडिया में माना जाएगा। टोटल कर लो जी, 183, 1, 8, 9, 10, 1, 1 मिनट, 8, 9, 10, 183 डेज बन रहा है जी। अब आप चेक करो, 3 कांटे, कांटा लगा हाय लगा हाय लगा, तो फर्स्ट BC अंडर 6-1 चेक करें, हो गई जी। फर्स्ट कंडीशन अंडर 6-1 चेक करें, पूरी हो गई जी, 182 दिन हो गए। और अंकल को क्या बना दो, रेजिडेंट बना दो। और रेजिडेंट बनाने से अंकल की कहां की इनकम टैक्सेबल हो जाएंगी, ग्लोबल। और टैक्स में क्या रियायतें मिलेंगी, 87A शिफ्टिंग, यस, ऐसे काम करना है। चलो इसी क्वेश्चन में अच्छा आपने सर सेकंड तो थर्ड BC चेक नहीं करी, वो क्यों नहीं चेक करी मैंने, मछली को पकड़ने के लिए 3 कांटे थे, मछली पकड़ ली हमने पहले कांटे में, और है एंड नहीं है, तीनों के अंदर और है एंड नहीं है, याद रखिएगा, इट इज और एंड नॉट एंड, याद रखिएगा। चलिए दूसरा, एज्यूम ही केम टू इंडिया ऑन 30th September 2020 at 10 PM and left India on 30th March 21 at 11 AM। करिए जरा अपनी ब्रेन से। अब मैंने क्या किया, अच्छा एक बात और सुन लो, ये फॉरेन सिटीजन था गाइस, ही वॉज अ फॉरेन सिटीजन, बट हमने सिटीजनशिप को इररेलेवेंट माना है, हमने तो रेजिडेंशियल स्टेटस निकाला है। तो फॉरेन सिटीजन कैन बी अ रेजिडेंट एंड एन इंडियन सिटीजन कैन बी अ नॉन रेजिडेंट। पैदा होना कहां है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पल कहां रहे हो, इंडिया में पल रहा है, पकड़ो इसको। ये बताइएगा इसमें कैसे करोगे, इसमें मैं आपकी हेल्प करता हूं। सितंबर का गाइस, सितंबर 2020 का इसका स्टे बताओ अपने लगा के, कुछ तिगड़म लगा के, सितंबर 2020 का स्टे बताओ। अब यहाँ पर फर्क क्या है, आपको आवरली डेटा दिया हुआ है, जिस दिन वो मरा आके उसका आवरली डेटा दिया हुआ है, और जिस दिन छोड़ के गया है आवरली डेटा दिया हुआ है। पिछले क्वेश्चन में आवरली डेटा नहीं था, यहाँ पर एग्जैक्ट टाइम दिया गया है। तो हम क्या करेंगे,
अब आपको टाइम ऑफ एंट्री along with डेट ऑफ एंट्री, डेट ऑफ एग्जिट along with टाइम ऑफ एग्जिट दिया हुआ है, तो हम इंडिया में उस दिन को आवर्स में निकालेंगे। अभी हमने सितंबर में एक दिन लिया था ना, यहां पर हम एक दिन नहीं मानेंगे। 10 बजे आया है रात को, तो मेरे हिसाब से सितंबर में वो 2 आवर के लिए तो था। 30 सितंबर को ही वॉज ओनली फॉर 2 आवर्स। रात को 10 बजे आया है, रात के 12 बजे दिन बदल जाएगा, 1 अक्टूबर आ जाएगी, तो 2 घंटे के लिए इंडिया में था बस वो। अगर यही बोलता 29 सितंबर को आया 10 बजे, तो मैं बोलता 1 डे 2 आवर्स। 29 सितंबर को आता रात को 10 बजे, 29 को 30 पूरा, तो जिस दिन वो आया है वो आवर में निकाला जाएगा। तो लिख लेना, इफ टाइम ऑफ एंट्री इज गिवन, लिखो बच्चा, इफ टाइम ऑफ एंट्री इज गिवन, लिखो भैया, इफ टाइम ऑफ एंट्री इज गिवन, देन लिखो भैया, देन टाइम ऑफ एंट्री इज गिवन, देन दैट डे, हाँ जी, दैट डे ऑफ एंट्री, if time of entry is given, then that day of entry, yes my dear friends, that day of entry will be, that day of entry will be computed in terms of hours। चलो जी, अक्टूबर 20 का तो 31 है ही, नवंबर 20 का गाइस 30 है ही, दिसंबर 20 का 31 है ही, जनवरी 21 का बच्चों 31 है ही, फरवरी 21 का 28 है ही, मार्च 21 का बताओ। चलो आप लोग बताओ 21 का बताओ, मार्च 21 का क्या लोगे? 29 days, 12 hours. बहुत बढ़िया, 29 डेज और 13 आवर्स बेटा, 13 आवर्स, क्योंकि 11 बजे सुबह, अच्छा हाँ हाँ ठीक है, डन डन डन, टेकन, ग्रांटेड, योर आंसर इज राइट। सुबह 11 बजे निकल गया, तो रात के 12 से देखेंगे, ये मैंने जान के किया था आपको दिखाने के लिए। तो 11 आवर्स सर कैसे भाई, 11 बजे चला गया, आया नहीं है, चला गया, तो रात के 12 बजे से ये करो जी। अब टोटल करो, टोटल करो, कितना है टोटल बताओ? 181 डेज, 8 9 8 9 18, कितना है? 180 डेज या 181 डेज? टोटल करो भैया, टोटल करो। टोटल करें इसको हम 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 28 प्लस 29, ये तो 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 28 प्लस 29, 180 डेज प्लस हाउ मेनी आवर्स? 11 प्लस 2, 13 hours. So we'll apply first basic condition, not applicable. Then we'll apply second basic condition. आप बताइए क्या second बेसिक कंडीशन लागू हो रही है? आप सोच के बताइएगा, थ्योरी आपके सामने है बच्चों, क्या सेकंड बेसिक कंडीशन लागू हो रही है? मेरे हिसाब से ना सेकंड बेसिक कंडीशन का आधा हिस्सा पूरा हो रहा है, क्योंकि सेकंड बेसिक कंडीशन में 2 हिस्से हैं। ताजा साल करंट ईयर में 60 डेज, अच्छा यहां पर वो चार्ट चला गया मेरा, आप थ्योरी में जाओ भैया। 60 डेज तो करंट ईयर में है, लेकिन उससे पहले के 4 साल जीरो हैं। क्यों सर? ये पहली बार इंडिया में आया है, ये पहली बार इंडिया में आया है, देखो जरा, पहली बार इंडिया में आया है और करंट ईयर में आया है, उससे पहले हिस्ट्री जीरो है। अच्छा, तो यानी कि सर
ये सेकंड बीसी में भी नहीं आया। थर्ड बीसी अभी मैंने बताई नहीं है, वैसे बता दूं वो भी पूरी नहीं हो रही है, ये मैं आपको लेटर ऑन समझाऊंगा। ये जो नई कंडीशन आई है वो भी पूरी नहीं हो रही, तो तीनों ही पूरी नहीं हो रही। तुम्हारे अंकल क्या बन गए? एनआर। तुम्हारे अंकल क्या बन गए? एनआर। अब एनआर बनने से गाइस उसको पता है क्या फायदा मिलेगा? फॉरेन इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। एनआर बनने से फॉरेन इनकम नॉट टैक्सेबल, ये उसका एडवांटेज है। लेकिन उसको टैक्स इंसेंटिव्स नॉट अवेलेबल, टैक्स इंसेंटिव्स भी नहीं मिलेंगे। तो कुछ खोना है कुछ पाना है। तो क्या पाया इसने? फॉरेन इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी। और क्या खोया? टैक्स इंसेंटिव्स नहीं मिलेंगे। अभी क्वेश्चन भी करेंगे जिसमें हम तीनों चीजें यूज करेंगे, स्टेटस भी निकालेंगे, इनकम भी निकालेंगे, टैक्स भी निकालना, वो भी करेंगे। हाँ ना कर दो बस अगर आ गया तो सर चलो आओ। अच्छा, अब एक क्वेश्चन और, उसके बाद बढ़िया से काम करेंगे। रामलाल है, was born in India. Yes guys, was born in India on 15 दिसंबर 1965. Staying in India since then. Staying in India since then. इंडिया में जब से रह रहे हैं. Left India on 15 जून 2020 on a vacation. छुट्टियां मनाने के लिए गया है. आपको स्टे निकालना है इसका, या इसका रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना है. बताइए, वेदर फुलफिल्स बेसिक कंडीशन अंडर 6(1) या फुलफिल बेसिक कंडीशंस. बताइए, आप बिना पेन उठाए इसका आंसर निकाल सकते हैं. अगर आप में क्षमता है तो आप बिना पेन उठाए निकाल सकते हैं, बताइए सर है रेजिडेंट कैसे बेटा, कैसे? सर पहली कंडीशन अगर फुलफिल ना जाए तो दूसरी तो ऑटोमेटिक हो रही है क्योंकि बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बस बेटा वेरी गुड। क्योंकि फर्स्ट बीसी तो पूरी नहीं हो रही, सेकंड बीसी इसलिए पूरी हो गई, 60 दिन भी है करंट ईयर में और 365 दिन भी है 4 सालों में. ये 60 दिन ताजे हैं और 365 दिन बासी हैं, ये याद रख लेना. अभी और भी बताऊंगा. 60 दिन ताजे हैं, 365 दिन बासी हैं. तो ये बन गया जी रेजिडेंट. बेसिक कंडीशन फुलफिल्ड. थर्ड चेक करने की जरूरत ही नहीं है. क्वेश्चन नंबर 4 में एज्यूम लेफ्ट इंडिया ऑन, यस गाइस, लेफ्ट इंडिया ऑन 15 मई 2020. 15 मई 2020 को छोड़ दिया. हाँ जी बताइए, ही लेफ्ट इंडिया ऑन 2020. सर 45 डेज होंगे. बहुत बढ़िया, फुलफिल नहीं होगी. बहुत बढ़िया, क्या बात है. आंसर में फर्स्ट बीसी नॉट फुलफिल्ड, सेकंड बीसी नॉट फुलफिल्ड, 60 तो चाहिए थे. थर्ड बीसी अभी मैंने बताई नहीं है, वो भी पूरी नहीं हो रही है, इसलिए मैं बॉक्स डाल देता हूं. अभी ये आपको बतानी है, लेकिन नॉलेज के लिए ये अभी फुलफिल नहीं हो रही. अब जब कर लोगे बाद में समझ आ जाएगा. तो ये भी क्या बन गया? एनआर. ये भी बन गया बच्चा पार्टी एनआर. ये बन गया एनआर. अच्छा, अब क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं आपको कुछ क्लैरिटी और देने के लिए. लिख लो जी, एक टेबल बनाते हैं आपको क्लैरिटी और देने के लिए. कॉपी तो कर लो इसको. आइए जरा, इलस्ट्रेशन कह लो इसको या क्वेश्चन कह लो. मैं आपको क्या करके दे रहा हूं, प्रीवियस ईयर लिखवा रहा हूं, स्टे निकलवा रहा हूं, ये केस 1, केस 2, कुछ ऐसे 4-5 केसेस लिखवा रहा हूं, केस 3, केस 4, केस 5. देखना जरा, टेबल पहले देख लिया करो फिर बनाना शुरू करा करो. ये 20-21 है, इसके पहले के 4 साल भी दे रहा हूं, 19-20, 18-19, 17-18, 16-17. यहां पर 200 दिन नील 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 नील. और बेटा पहला ताजा साल ही देखना करो हमेशा. तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है
इसका स्टेटस बताओ फॉर असेसमेंट ईयर 21-22। 21-22 का स्टेटस बताओ। क्या ये बंदा रेजिडेंट है? रेजिडेंट है, यस सर, बताइए दोस्तों, सारे बताओ। यस सर, ये रेजिडेंट है फर्स्ट के कारण, सेकंड के कारण, थर्ड बीसी के कारण। थर्ड बीसी तो पता ही नहीं अभी, तो मुझे लग रहा है ये रेजिडेंट है जी, क्लियरली रेजिडेंट है, रेजिडेंट है। चलो जी, अब आप टेबल बनाना स्टार्ट कर दो, टेबल बनाना स्टार्ट कर दो। ये यहां पर लिख देते हैं ना, हाँ जी, ये स्टे, अच्छा अच्छा, ये केस 1 ही कर देते हैं ना इसको। ओहो, हमने थोड़ी सी लिखने में गलती कर दी। केस 1, केस 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर सुनो, 100, 100, 100, 100 और 100, बताओ जी। है अब ये सेकंड कंडीशन का ना, फर्स्ट के कारण, सेकंड के, सेकंड के कारण, क्योंकि 63, 65 देखना 60 दिन हो गए, यहाँ पर ये हो गया। अच्छा, इधर 100, 400 दिन कैसे हो गए बेटा एक साल में? मैं 4 क्यों लिख रहा हूं? 366 नील नील नील, ये बताओ। सर होगा, सर होगा। लेकिन चारों साल में कुछ होना चाहिए, 4 साल को मिलाकर, मिलाकर इसमें ये एक में हो जाए 365 भाई, हमारी बला से। हम तो उसको ये 4 साल में 365 टोटल एग्रीगेट हो गया जी, रेजिडेंट बन गया। अच्छा जी, यहां पर 50, 366, 365, 365, 365, बोलो जी। नो सर। नहीं जी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आपके जब 4 साल में 400-500 दिन हो जाए, तो इस साल इंडिया में 50 तक रहो, फिर चले जाओ। ये भी आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। अच्छा, यहां पर 200 दिन और अब तो बाकी तो आपको समझ आ ही गया वैसे, 100, 200, 200, 100। अब ये दोनों कंडीशन पूरी हो रही है, आप इसमें कोई भी कंडीशन लगा लो, लेकिन हम पहले फर्स्ट लगाएंगे फिर सेकंड लगाएंगे, जनरली ऐसे ही करते हैं, रेजिडेंट। अच्छा जी, 100, 100, एक सेकंड बच्चों, ये क्या हो गया जी, क्या दब गया हमसे? अरे भैया ये, हे भगवान, यहाँ पर 100 दिन लिखने भैया, ये ना कुछ बटन दब गया हमसे। तो लिखना 19-20 में 100 लिखना, मैं इसको बंद करके आपको खोलूंगा। 19-20 में 100 लिखना, 18-19 में 100 लिखना, और 17-18 में 100 लिखना, बस। और 16-17 नील कर देना। सर नहीं है, बहुत बढ़िया। तो 19-20 में 100 लिखना बच्चा पार्टी, 18-19 में 100 लिखना, 17-18 में 100 लिखना, 17-18 में 100 लिखना, 16-17 में नील कर देना, 16-17 में। तो ये फर्स्ट बीसी में नहीं आया, सेकंड में नहीं आया, नॉन रेजिडेंट, यहाँ नॉन रेजिडेंट लिख लेना। ये कोई बटन दब गया मुझसे, तो मुझे आई थिंक दोबारा से आपको खोलना पड़ेगा। तो 19-20 में बच्चों लिख देना 100, 18-19 में 100, 17-18 में 100, 16-17 में नील। तो स्टेटस एनआर, ना फर्स्ट ना सेकंड। अब आपको फर्स्ट और सेकंड कंडीशन समझ आ गई। मैं आपको दोबारा से ओपन कर रहा हूं। आ जाओ बच्चों, चलो जी। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करवा रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अच्छा, एक बार छोटा सा एग्जांपल दूंगा आपको, उस कॉन्सेप्ट को फिर मैं डेवलप करवाऊंगा। एक एग्जांपल है हमारे चंकी पांडे साहब, हमारे चंकी पांडे साहब सीए कर रहे थे, और मई 2020 में एग्जाम दिए, वैसे हुए नहीं थे मई 2020 में,
कोविड के चक्कर में हमने मान ले दिए थे, और जुलाई में रिजल्ट आ गया, जुलाई 2020 में रिजल्ट आ गया और सीए बन गए, सीए बन गए, ही बिकम्स अ सीए। और अच्छी बात है 1 अगस्त 2020 से यूएस में जॉब भी लग गई एट ₹1 लाख पर मंथ, 1 लाख रुपए महीने की जॉब यूएस में लग गई, डॉलर्स में हमने कन्वर्ट कर दिया। तो लेफ्ट इंडिया, यस, ऑन 1/8/2020 टू ज्वाइन एम्प्लॉयमेंट, yes guys, in USA, to join employment in USA। चलो जी, आप बस मेरे लिए इसका रेजिडेंशियल स्टेटस और इसकी इनकम टैक्सेबल इन इंडिया बता दीजिए। फैक्ट्स देखिएगा, अब आप एग्जैक्ट डेज ना भी निकाले चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा रेजिडेंशियल स्टेटस, एग्जाम में एमसीक्यू है तो बस टिक टिक करना है, सब्जेक्टिव है तो कैलकुलेशन दिखा देना, कैलकुलेशन तो मैंने सिखा दी है। बताइएगा जी, रेजिडेंशियल स्टेटस और इनकम टैक्सेबल इंडिया, पढ़िएगा, क्वेश्चन को समझिएगा और जवाब दीजिएगा। हाँ जी भैया बताइए, रेजिडेंशियल स्टेटस बताइएगा। रेजिडेंट है। बिल्कुल सही जी, बिल्कुल आपने 16 आने सच बात कही, रेजिडेंट है। सुनिएगा जरा, इसी में प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी निकलेगा। और इंडिया में इनकम कितनी आएगी जो टैक्सेबल होगी, क्योंकि ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होने वाली है, रेजिडेंट बन गए, ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होने वाली है। कितनी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होने वाली है? अगर बंदे ने ना जुलाई से जॉब और सीए बन गया, यूएस में जॉब अगस्त से मिली है, तो मैं अगस्त से इनकम ले लेता हूं भाई की, अगस्त 2020 से लेकर मार्च 2021, तो लगभग अप्रैल मई जून जुलाई छोड़ दें तो 8 महीने काम करने वाला इंडिया में, 8 महीने इंडिया में नहीं, बाहर 1 लाख, तो अप्रोक्सीमेटली 8 लाख की सैलरी आने वाली है उसकी, फॉरेन इनकम जिसको हम कहेंगे, ये उसकी फॉरेन इनकम बनने वाली है, फॉरेन इनकम। और अभी सैलरी चैप्टर किया नहीं है, करेंगे, उसमें 50,000 रुपए का ना खर्चा मिलता है आपको सैलरी चैप्टर में, मान लो 50,000 रुपए का खर्चा मिलता है, होता होगा कुछ इंजेक्शन सरकार लगाती है, तो अप्रोक्सीमेटली 7.5 लाख रुपए गाइस, अप्रोक्सीमेटली 7.5 लाख रुपए गाइस, अप्रोक्सीमेटली 7.5 लाख रुपए उसकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी। अब आप ये बताइएगा, विल ही फील गुड, क्या उसको अच्छा लगेगा कि इसकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो रही है? बस आप ये बताइएगा, उसको क्या अच्छा लगेगा इसकी इंडिया में इनकम टैक्सेबल हो रही है? बस ये बता दीजिए। उसको ये लगेगा बुरा, भाई एक तो मैं इंडिया में रहता नहीं, अब नौकरी के चक्कर में इंडिया में बाहर चला गया, और जाते जाते भी तुम मुझको पर टैक्स लगवा रहे हो यार, मैं अगले साल तो इंडिया में होऊंगा भी नहीं, और मैं टैक्स इंडिया में दूंगा, फिर एक मैं ऑनलाइन पे करूंगा, क्यों मुझे तंग कर रहे हो? वही ना, परदेसी हो गया हूं मैं, और इतने साल में इंडिया में रहा, अब मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली बाहर जाने की, और तुम उस पर भी नजर रख रहे हो, बाहर की कमाई इंडिया में दे, जब इंडिया में रहता नहीं। अच्छा, ये आदमी इंडिया को फायदा पहुंचाने वाला है। सर कैसे फायदा पहुंचाने वाला है? ये फॉरेन एक्सचेंज
फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में भेजने वाला है, बाहर से कमाएगा, डॉलर भेजेगा अपने माता पिता को। तो गवर्नमेंट कह रही है इसको पंगा क्यों तंग करना है, इसको जा रहा है ना तो ये फायदा ही देके जाएगा, क्योंकि डॉलर्स भेजेगा इंडिया में, रेमिटेंसेस आएंगी, इसको बोलते रेमिटेंसेस इंडिया में आएंगी इन लोगों के कारण, पैसा तो इंडिया में निवेश करेगा। तो जब डॉलर्स आ जाएंगे तो टैक्स लेने की जरूरत क्या है। तो गवर्नमेंट ने कहा ऐसा करे, हम इसको ना रेजिडेंट की जगह नॉन रेजिडेंट बना देते हैं। हाँ, सेकंड बेसिक पूरी कर रहा है ना, ये सेकंड बेसिक का रेजिडेंट बना है ना बच्चों, हम इसको नॉन रेजिडेंट बना देते हैं, और इसकी फॉरेन इनकम फिर इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी, नॉट टैक्सेबल इन इंडिया। ये खुश हो जाएगा, खुशी खुशी जाएगा, दिल भारी करके नहीं जाएगा। समझो जैसा आपके पास किसी नौकर ने या किसी सर्वेंट ने या हेल्पर ने बहुत सारे काम किया 10-15 साल, अब जाते जाते ही बोल रहा भाई पोछा लगा दो यहाँ पर, और जाते जाते भी, ये अच्छी बात है यार, ये इतने साल उसने आपकी मेहनत करी, वो आपके जाके आपका नाम ही करेगा ना कि देखो कितने अच्छे मालिक मिले मुझे। तो इसलिए गवर्नमेंट ने कहा चलो ऐसा करते हैं, हम आपको नॉन रेजिडेंट बना देते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ केसेस में, यस जो मैं अब करवा रहा हूं कॉन्सेप्ट इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है। अभी नॉन रेजिडेंट हो गया, नॉट टैक्सेबल, देखो आंसर बदल गया, आपने कहा रेजिडेंट और टैक्सेबल, मैंने आंसर दिया नॉन रेजिडेंट और नॉट टैक्सेबल। लिख लो आंसर, लिख लो नॉन रेजिडेंट एंड देयरफॉर फॉरेन इनकम नॉट टैक्सेबल। वो बना कैसे वो बताऊंगा, लिखिए नॉन रेजिडेंट एंड देयरफॉर फॉरेन इनकम नॉट टैक्सेबल, नॉन रेजिडेंट एंड फॉरेन इनकम। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया वही मैं आपको समझा रहा हूं। अब ये लास्ट टॉपिक है जी आज का। गवर्नमेंट ने बनाया एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन, यस गाइस, एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 6(1). सेक्शन 6(1) में एक एक्सप्लेनेशन डाली, यस। अब इस एक्सप्लेनेशन में भी 4 केसेस हैं, ओ गॉश, केस 1, केस 2, केस 3 और ये केस 4 नया आया है, ये भी नहीं बताऊंगा मैं अभी, क्योंकि पहले मैं पुरानी चीजें समझा दूं अच्छी तरीके से। ये केस 4 है बच्चा पार्टी, बताऊंगा। अरे बाबा ये क्या कर दिया हमने, केस 4 केस 4 ये जो नया आया है फाइनेंस एक्ट 2020 वाला, यहां पर हम लिख देंगे, जगह छोड़ देंगे, क्योंकि जगह इसलिए छुड़वाइए कि आगे जाके दिक्कत ना हो कहां चीजों को डालना है। फाइनेंस एक्ट 2020 लिखा, जिन तीनों केसेस में 60 days of second basic condition of 6(1) shall be substituted for 182 days। पढ़ो जरा, ये कह रहे हैं जी 3 केसेस में जो सेकंड बेसिक कंडीशन है 6(1) की, सर कौन सी सेकंड बेसिक कंडीशन 6(1) की बाबा, 60 days ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 2021 प्लस 365 दिन ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर फॉर प्रायर प्रीवियस ईयर, 365 दिन ड्यूरिंग फॉर प्रायर प्रीवियस ईयर। ये क्या कह रहे हैं जी कि जो 60 दिन है बाबा, ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे 182 डेज, तो सेकंड बीसी बन जाएगी 182 डेज प्लस 365 डेज। अच्छा, 3 केसेस में 60 दिन को 182 बना दिया जाएगा, 3 केसेस में। बाबा जब 182 बना देंगे 2021 में, तो पहली कंडीशन में नहीं आ जाओगे तुम, फिर 365 देखने की जरूरत क्या है। बात समझने की कोशिश करो, पहली कंडीशन तो खाली 182 में रेजिडेंट बन जाते हैं, ये कहना 182 भी कर 365 भी कर, और है बीच में, तो जैसे 182 करा बंदा तो पहले में आ जाएगा, समझने की कोशिश करो, इसलिए ये कंडीशन इररिलेवेंट हो जाएगी। Therefore, second BC will become irrelevant इन 3 केसेस में। अब वो नई अमेंडमेंट क्या आई है वो छोड़ दो, ये बात समझ आई नहीं आई, मैं रुक आपसे पूछता हूं। 3 केसेस में सरकार सेकंड बेसिक कंडीशन में बच्चों जो 60 दिन था उसको 182 बना देगी, और जब 182 प्लस 365 लिखोगे
तो बाबा 182 होते ही पहली कंडीशन में पूरा आ जाओगे। जैसे पास होने के लिए चाहिए 50% एग्रीगेट, अब 52 आ जाए 53 आ जाए क्या फर्क पड़ता है, पास तो हो ही गए। ये बात समझ आई? नहीं मैं रुका हूं यहां, बोलो भैया। इन 3 केसेस में हम सेकंड बेसिक कंडीशन को इररेलेवेंट कर देंगे। इसको इररेलेवेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने तरीका अलग अपनाया। गवर्नमेंट ने मना नहीं किया कि लगाएंगे नहीं, गवर्नमेंट ने कहा जो हमारा 182 दिन है उसको हम 182 दिन को इररेलेवेंट कर देंगे, या 60 दिन को इररेलेवेंट कर देंगे, उसको 182 लिख देंगे। और जैसे 182 हो गया तो पहले में ही आ गए, तो सेकंड कंडीशन लागू नहीं होगी। ये बात समझ आई नहीं आई? मोटा मोटा जल्दी बोलो। यस सर। आ जाओ। अब आप अब इसमें 3 केसेस कौन से हैं, आइए जी लिखिए जी, इसी के नीचे बनेगा चार्ट बेटा। लिखिए जी, केस 1, केस 2, केस 3। केस 1 में क्या लिखा है? केस 1 में लिखा है इंडियन सिटीजन लीविंग इंडिया, एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, लीविंग इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। लो जी, रामलाल का केस आ गया। जो हम कह रहे थे कि अगर कोई इंडियन नागरिक हिंदुस्तान छोड़ के जा रहा है नौकरी के सिलसिले में, तो जो सेकंड कंडीशन है उसमें 60 दिन नहीं देखेंगे, 182 देखेंगे। और 182 देखेंगे तो पहली कंडीशन लागू होगी, सेकंड कंडीशन की औचित्य लॉजिक खत्म। और रामलाल तो 182 दिन था ही नहीं इंडिया में, तो इसलिए वो क्या बन गया? नॉन रेजिडेंट। लिखो जरा, केस 1 इंडियन सिटीजन लीविंग इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। लिखो। अब यहां पर क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन में आ जाओ। हमने नॉन रेजिडेंट बनाया था ना इसको, ये क्यों बना? एक्सप्लेनेशन 1 to 6(1), second basic condition is not applicable. नॉट एप्लीकेबल गवर्नमेंट ने वर्ड नहीं लिखा, गवर्नमेंट ने कहा सेकंड बेसिक कंडीशन का 60 दिन 182 बना देंगे, तो वो पूरी होगी नहीं, ये रेजिडेंट बनेगा नहीं, नॉन रेजिडेंट बन गया। लिखो जी, लिखो जी। अच्छा, दूसरी एक्सेप्शन अभी प्रैक्टिकली भी करवाऊंगा। इंडियन सिटीजन crew member, yes dear friends, crew member of Indian ship, leaving India during previous year, during leaving India during previous year, crew member of Indian ship का crew member है, इंडिया को छोड़ के जा रहा है, ठीक है। क्रू मेंबर क्या होता है भी सब चीजें करेंगे, डोंट वरी। और तीसरा केस, ये लास्ट थियोरेटिकल पॉइंट है। तीसरा केस, इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन विजिटिंग इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। बस वो केस 4 जो है ना बाबा, केस 4 ये वाला, इसके लिए आप थोड़ी सी यहां पर एक जगह छोड़ के रखिएगा, इतनी लगभग वो हम करेंगे बाद में। अभी 3 केसेस तो पल्ले पड़ जाएं पहले। इन तीनों केसेस में सरकार क्या कह रही है सुनिएगा, हम 60 दिन को 182 दिन कर देंगे। इंडियन सिटीजन लीविंग इंडिया, एम्प्लॉयमेंट, इंडियन सिटीजन क्रू मेंबर इंडियन शिप लीविंग इंडिया, इंडियन सिटीजन पीआईओ, हाँ विजिटिंग इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, पीआईओ है भैया यहां पर, ये पीआईओ ना, हु इज पीआईओ वो भी लिखो। पीआईओ इज अ पर्सन is said to be of, a person is, लिखो भैया,
a person is said to be of Indian origin. Yes, guys. If he himself either of his parents or any of his grandparents, yes guys, were born in undivided India. या तो वो नालायक खुद, या उसके माता पिता, या उसके ग्रैंड पेरेंट्स का तो दादा दादी नाना नानी अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए हो। और अनडिवाइडेड इंडिया का मतलब इंडिया, यस गाइस, बिफोर 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 से पहले पैदा हुए हो। कौन पैदा हुए हो? हाँ जी, कौन पैदा हुए हो? वो खुद, जिसका स्टे निकाल रहे हो इंडिया में, खुद, या उसके माता पिता, या उसके दादा दादी नाना नानी, दोनों। ग्रैंड पेरेंट्स में मेटर्नल पैटर्नल, ग्रैंड पेरेंट्स में गाइस, ग्रैंड पेरेंट्स में बच्चों मेटर्नल पैटर्नल दोनों। क्या बोले जा रहे हो सर? अरे मेटर्नल पैटर्नल, माता के साइड के, पिता के साइड के। तो इंडिया, और उस टाइम पे इंडिया में क्या क्या आता था? बहुत कुछ आता था। इंडिया इंक्लूडेड पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, वो इंडिया का पार्ट थे। वहां पैदा हुए हो, इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में हो, 15 अगस्त 1947 से पहले। लिखो तो सही। बच्ची थ्योरी हो गई, बस आज यहां तक ही थ्योरी रहेगी। अब हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, सो दैट आपको कॉन्सेप्ट डेवलप हो। चलो जी, कॉपी करो जी, कॉपी करो। भैया कॉपी हो गया? बोलो जी, फटाफट बोलो। गप्पे पार्टी, ओ गप्पा पार्टी, कॉपी कर रहे हो या गप्पे लगा रहे हो? कॉपी करना है। चलो बढ़िया, करो जी। बस ये लॉजिक समझ लो, इन तीनों जगह मछली को पकड़ने के 2 कांटे नहीं है, 1 कांटा है। बात खत्म भाई। 3 कांटे, वैसे 3 कांटे हैं, अभी तो तीसरा कांटे की तो बात ही नहीं कर रहा। तो इन 3 केस में अपने हिंदी में लिख लो कि मछली को पकड़ने के 2 कांटे नहीं, 1 कांटा है। तो यहां पर हम मछली को छोड़ रहे हैं। चल यार तू जा, तेरे पर 365 नहीं लगाएंगे। क्यों रो रहा है यार? सर फीस बड़ी महंगी है। मैंने कहा नहीं ले रहा फीस तुझसे, जा। तो 63 65 डेज लागू नहीं कर रहे। और लागू क्यों नहीं कर रहे वो मैं भी रीजन मैंने एक का तो बताया, दोबारा से करेंगे। अब ये 3 केसेस ही फिनिश करेंगे आज, आगे और आगे नहीं जाएंगे। लिख लो। A person is said to be of Indian origin if he himself, either of his parents or any of his grandparents were born in undivided India. इंडिया बिफोर 15 अगस्त 1947, जिसमें इंडिया में पाकिस्तान बांग्लादेश भी आते थे। आइए सर। गाइस, एक क्वेश्चन तो हमने अभी किया एम्प्लॉयमेंट का। ये एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है मैं आपको बताऊं। एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जॉब। जॉब भी आएगा और गाइस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी आएगा। तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट अपनी प्रैक्टिस सेटअप करने के लिए जा रहे हैं इंडिया को, वो भी आ जाएगा। तो जॉब भी आएगा और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी आएगा। इसमें क्या नहीं आएगा? इसमें जो लोग बाहर वेकेशन पे जा रहे हैं वो नहीं आएंगे, उन पे दोनों कांटे लगेंगे। जो मेडिकल ट्रीटमेंट करवाने जा रहे हैं उन पे दोनों कांटे लगेंगे, मेडिकल ट्रीटमेंट। जो विजिट करने के लिए जा रहे हैं उन पे ये कवर्ड नहीं है, एम्प्लॉयमेंट पे ये चीजें कवर्ड नहीं है। याद रखना, विजिट करने के जो आएंगे, जो वापस आ जाएगा वो कवर्ड नहीं है, जो वहीं अच्छा। और जो स्टडीज के लिए जा रहा है वो भी कवर्ड नहीं है, उसमें भी दोनों कांटे लगेंगे। जो लेजर, वेकेशन कह रहे हो, लेजर, लेजर का मतलब होता है मौज मस्ती, लेजर। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है, ये कवर्ड नहीं है।
not covered under 6.1, not covered under explanation to 6.1. yes guys, लिखो जरा, not covered under explanation to 6.1. समझाऊंगा सारा थ्योरी, एक बार फटाफट लिखवा दी ना तो इसका कॉन्सेप्ट इजी हो जाएगा. नॉट कवर्ड अंडर एक्सप्लेनेशन 1 to 6.1. आइए सर, आइए क्वेश्चन करते हैं जी. मिस्टर एक्स लिविंग इन इंडिया, yes guys, living in India since, Mr. X living in India since 19, he left India on 1st January 2021 for employment. yes guys, for employment outside India. बताइए दोस्तों, इसका रेजिडेंशियल स्टेटस बताइएगा, इससे आपकी बुद्धि का परिचय मुझे मिल जाएगा. सर है ही रेजिडेंट. आप अपना नाम बताइए. सौम्या. सौम्या, अच्छा वही मैंने कहा इतनी इंटेलिजेंट बच्ची कौन हो सकती है. हाँ जी बच्चों बताओ. मैं बताऊं इसमें सबसे पहला काम क्या करना, स्टे निकालो. कभी जिंदगी में ना मार नहीं खाओगे रेजिडेंशियल स्टेटस के क्वेश्चन में, स्टे निकाल लो, बस बात खत्म. स्टे निकालें तो मेरे हिसाब से अप्रैल से लेकर दिसंबर 182 दिन बन रहे हैं. कभी मार नहीं खाओगे, ना मुझसे ना एग्जाम से. फर्स्ट बीसी लगाओ, पूरे ही हो गई, बात ही खत्म हो गई. सेकंड बीसी में तो जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी. वैसे सेकंड बीसी लागू नहीं होती इधर, क्योंकि 182 सब्स्टिट्यूट हो जाते, 60 दिन सब्स्टिट्यूट 182 से हो जाते. सेकंड कंडीशन यहां पर क्या लगती, सुनो, 182 प्लस 365. लेकिन बेटा उसकी जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि 182 में पहले ही फंस गए. सेकंड बीसी आपकी ये है, क्यों चेक करोगे, बीच में और है, तो आप क्या बन गए, रेजिडेंट. अच्छा, अब यही क्वेश्चन में एज्यूम करो, यस इसको 1 बना लो बेटा, इसको 2 बना लो. एज्यूम लेफ्ट इंडिया ऑन 30 जून 2020 फॉर एम्प्लॉयमेंट. अब बताओ, स्टे निकालो. सबसे पहले गलती कभी नहीं जिंदगी में करोगे अगर आप टीचर के बताए हुए रास्ते पे चलोगे. स्टे 31-30 91 डेज. सबसे पहले फर्स्ट बीसी लगाओ बेटा, वो तो पूरी नहीं हुई. सेकंड बीसी लगाओ, वो कहता है 182 प्लस 365, वो भी पूरी नहीं हुई, क्योंकि जब पहली पूरी नहीं हुई तो पूरी कैसे हो जाएगी, नालायकों समझो. और थर्ड बीसी अभी तो पता ही नहीं आपको, वैसे वो भी पूरी नहीं हुई. ये मैंने आपको भी बताया नहीं है, ये मैं बॉक्स में डाल देता हूं. तो ये क्या बन गया, एनआर. इसकी फॉरेन इनकम टैक्सेबल नहीं होगी. फायदा मिल गया ना, अगर ये 182 सब्स्टिट्यूट हो गया इधर, नहीं तो 60 लग रहा होता और ये 60 में फंसता और रोता अपनी किस्मत को. ये बात समझ आई या नहीं आई तुम लोगों को? अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 2 में एज्यूम करना है या क्वेश्चन नंबर 3 बनाना. अब ये जरा देखें, एज्यूम लेफ्ट इंडिया ऑन, यस गाइस, लेफ्ट इंडिया ऑन, एक सेकेंड बच्चों, लेफ्ट इंडिया ऑन 30 जून 2020 फॉर अ वेकेशन. अब बताइएगा, स्टे निकालो. सबसे पहले गलती कभी नहीं होगी, स्टे 91 डेज. अब सबसे पहले कुछ गलती नहीं होगी, फर्स्ट बीसी लगाओ, नहीं पूरी हुई. सेकंड बीसी में 182 प्लस 365 लिखोगे या 60 प्लस 365 लिखोगे? 60 प्लस 365. क्या पूरा हो रहा है, पूरी हो रही है? यस, क्योंकि ये वेकेशन पे गया है
और हम 182 लगाएंगे ही नहीं इधर, हम यहाँ पर 60 ही रखेंगे, फंसाएंगे, वापस आएगा ना इंडिया में। परदेसी परदेस, नहीं नहीं, तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे। गवर्नमेंट कह रही है तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे। तो ये परदेसी कोई है तो वापस मरेगा आके इंडिया में। वो तो परदेसियों को बेनिफिट दे रहे हैं जो इंडिया छोड़ के चले जाए एम्प्लॉयमेंट के सिलसिले में, तो यानी कि ये रेजिडेंट बन गया। अब आपके पल्ले बात पड़ जानी चाहिए, नहीं पड़ी तो फिर तुम निहायती निखट्टू टाइप के। अगर तुम्हें ये समझ नहीं आई, अरे बेटा बात नहीं करनी। चलो जी आओ, एक सेकंड बच्चों, बात समझ आई तो यस करो एक बार। मैं रुक गया हूं जी, मुझे बता दीजिएगा जब आगे बढ़ूंगा। मैं रुक गया हूं, मुझे बता दीजिएगा मैं जब आगे बढ़ूंगा। हो गया। चलो जी आइए जरा, आप क्वेश्चन नंबर 4 देख लें। गाइस हमारे रामलाल साहब हैं, ये सेलर हैं, सेलर सेलर, ये सेलर है, इंडियन सिटीजन भी है, वर्किंग ऑन इंडियन शिप। ये इंडियन शिप पे वर्किंग करते हैं, काम करते हैं, चाहे नेवी का काम हो या प्राइवेट शिप हो, कोई इंडियन शिप पे काम करते हैं। लेफ्ट इंडिया ऑन 30 जून 2020। रेजिडेंशियल स्टेटस बताना है। अब क्या होता है बेटा, ये जो शिप पे सेलर्स होते हैं ये इंडिया का छोड़ के जाते हैं, फिर वो शिप 6 महीने में इंडिया में आ रही है, या कभी कभार ऐसा भी होता है बेटा वो यूनाइटेड नेशंस सोमालिया में चले गए, या कॉन्गो, वो जो साउथ अफ्रीका की कंट्रीज हैं जहां पर बड़ी फाइटिंग है वहां पर, या टेरिटोरियल वाटर्स या इंटरनेशनल वाटर्स में ये पहरेदारी करते हैं, इंटरनेशनल वाटर्स में पहरेदारी करते हैं, तो शिप पे काम करते हैं, शिप इंटरनेशनल वाटर्स में काम करती है, और आते आते इनको कभी 6 महीने कभी 9 महीने हो जाते हैं। और ये बेचारे क्योंकि 30 जून तक इंडिया में थे गाइस, 30 जून तक इंडिया में थे, तो इनका जो स्टे इन इंडिया है बच्चाओ, जो स्टे इन इंडिया है ड्यूरिंग 2021 वो है 91 डेज। क्योंकि देखो अगर 30 जून को छोड़ के गए हैं तो अप्रैल मई जून, अब ये 63-65 डेज में फंसते हैं, तो फर्स्ट बीसी तो लागू नहीं होती इनके ऊपर। सेकेंड बीसी में सरकार ने सेलर को बेनिफिट दे दिया कि हम 60 की जगह 182 प्लस 365 कर देते हैं। तो आप सेकेंड जो जाल है उसको जाल को बड़ा कर दिया, जाल में छेद कर दिए, तो जाल में छेद होगा तो मछली पकड़ी नहीं जाएगी। समझो मेरी बात, जो सेकंड जाल है उसमें सरकार ने बड़ा छेद कर दिया, बड़ी कंडीशन कर दी। भाई जब 182 हुआ ही नहीं है फर्स्ट में तो सेकंड भी पूरी नहीं हुई, और थर्ड बीसी वो तो अब मैंने अभी आपको बताई नहीं है, वो भी पूरी नहीं हुई। तो ये सेलर अंकल क्या बन गए, नॉन रेजिडेंट। अब ये विदेश से जो भी कमाएंगे उस साल 2021 में कम से कम इंडिया में टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि बाहर भी तो काम करेंगे ना, बाहर के इंटरनेशनल काम कर रहे हैं, बाहर की तो कमाई होगी, वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी। तो सेलर कम्युनिटी को, सेलर्स को जो शिप पे काम करते हैं, हमने ये बेनिफिट दिया कि आपकी सेकंड कंडीशन 60-365 की जगह 182 प्लस 365 कर दी, और हमने आपको टैक्स फ्री कर दिया, हमने आपको टैक्स फ्री कर दिया। हाँ अगर ये शिप दिसंबर में छोड़ के जाती 182 तो हो ही गए, फिर आपको रिलीफ नहीं मिलता, फिर तो 182 तो हो ही गए। तो फर्स्ट बीसी पे कोई एक्सेप्शन नहीं है, उसमें कोई चेंज नहीं है। सेकंड बीसी माय डियर फ्रेंड 60 की जगह 365 हो जाए, ठीक है। आइए सर, थर्ड एक्सेप्शन या क्वेश्चन नंबर बेटा ये 4 था, क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 पे आइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 में ये केस में आपके ना चाचा जी, बुआ, फूफा, जीजा या कोई रिलेटिव जो इंडिया से बाहर सेटल्ड है उसका एग्जांपल ले रहा हूं। कोई ना कोई तो आपका कनाडा में, लंदन में, न्यूयॉर्क में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में सेटल्ड होगा, नहीं होगा, दोस्त होगा, नहीं होगा तो सुन रखा होगा, किसी और का होता होगा। तो हमारे जो रामलाल साहब है ना, वो है तो इंडियन सिटीजन, लेकिन वो इंडिया में नहीं रहते, यूएस में वो यूएसए में वो डिसाइड करते हैं, यूएसए में वो डिसाइड करते हैं, यूएसए में रहते हैं, 10-15 साल हो गए। इंडिया वो विजिट करते हैं हर साल, इंडिया विजिट फॉर 100 डेज, हाँ हर साल आते हैं सिंस 16-17 से इंडिया में 100 दिन आते हैं, ठीक है। और यार जो भी बाहर सेटल्ड है इंडिया में तो आएगा ना अपनी बीवी बच्चों से, या बीवी बच्चे साथ में लेके गया तो माँ बाप से मिलने, अच्छा माँ बाप साथ में लेके गया तो भाई दोस्तों से मिलने, वो आते ही हैं। तो वो 16-17 में 100 दिन आया, सुनो मेरी बात, 17-18 में 100 दिन आया, 18-19 में 100 दिन आया, 18-19 में 100 दिन आया, 19-20 में 100 दिन आया, और गाइस वो 20-21 में भी 100 दिन आया, 20-21 में भी 100 दिन आया। अब दिक्कत क्या है, अब उसको अगर हम कंडीशंस लगाएं, फर्स्ट बेसिक कंडीशन वो तो पूरी नहीं हुई क्योंकि 100 दिन है, लेकिन क्या सेकंड बेसिक कंडीशन पूरी हो रही है? सर हो रही है, 60-365। यहां पर गवर्नमेंट ने तीसरी एक्सेप्शन बना दी। यस, इन लोगों को बेनिफिट देने के लिए सेकंड काटा गया था ना, मछली का जाल था उसको काट दिया गवर्नमेंट ने, उसको बड़ा कर दिया। क्या लिखा, देखो जी, अगर कोई इंडियन सिटीजन है, विजिटिंग इंडिया है प्रीवियस ईयर में, तो उसके लिए भी बेटा ये जो 60 दिन है ये 182 बना देंगे। तो आपकी कंडीशन जो सेकंड बेसिक कंडीशन बनेगी गाइस, जो इसकी सेकंड बेसिक कंडीशन बनेगी गाइस, वो बनेगी 182 प्लस 365। बेटा 182 तो पहले ही पूरा नहीं हुआ, तो ये पूरी कैसे होगी? लो जी, और थर्ड बीसी ये तो मैंने बताई नहीं है अभी तक, ये तो फिलअप करवा ही दूंगा मैं, ये भी पूरी नहीं हुई, क्या बन गया? एनआर। तो इसको भी हमने सेकंड बेसिक कंडीशन से मुक्त कर दिया। हमने कहा बेटा आ ना इंडिया में, इंडिया की धरती में आने के लिए भी तू सोचेगा क्या? आजा 100 दिन, क्या 60-300 में से फट जाऊंगा? गवर्नमेंट ने कहा 60 वाली को खींच दिया ना, 182 कर दिया। जब 182 फर्स्ट में नहीं हुआ तो सेकंड कैसे पूरी हो जाएगी? मेरी समझ आई या नहीं आई? बोलो भैया। यस यस सर। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। अब आपका कोई जो बाहर इंडिया से बाहर रहता होगा वो अब इंडियन सिटीजन नहीं है, सर अरे बेटा बाहर की नागरिकता नहीं ले ली होगी उसने, जब 10 साल से कनाडा में रह रहे हैं, 10 साल से यूएस में रह रहे हैं, 10 साल से लंदन में रह रहे हैं, तो बाहर की नागरिकता नहीं ले ली होगी। तो मैं इसी क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में ही एज्यूम कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 5 में, ये लास्ट क्वेश्चन है जी। रामलाल हैज टेकन यूएस सिटीजनशिप, यूएस से मर रहा है ना इंडिया में आके, कहाँ रह रहा था? यूएस, he has taken US citizenship, has taken US citizenship। सिटीजनशिप लेने से क्या होता है, वहां पर आपको वोटिंग राइट्स मिल जाएंगी, मकान खरीदने की राइट्स मिल जाएंगी, नहीं तो फिर उसके बिना राइट्स ही नहीं होंगी। एंड क्या अब ये इंडिया विजिट करने आ रहा है, एंड विजिट्स इंडिया, वही विजिट्स इंडिया फॉर 100 डेज सिंस 16-17। क्वेश्चन ये आता है, क्या, अच्छा फर्स्ट बेसिक लगाएं, वो तो पूरी नहीं हुई, क्या सेकंड बीसी, क्वेश्चन ये आता है 60 प्लस 365 लगेगी या 182 प्लस 365 लगेगी? क्वेश्चन ये है, बस बताओ जी। 182 प्लस 365 यूएस सिटीजनशिप है तो इंडियन सिटीजन तो है ही नहीं सर, उसकी
इंडियन ओरिजिन है ना, मतलब उसके पेरेंट्स हाँ, अब सुनो, ये जो पॉइंट सौम्य ने पकड़ा है, आप भी पकड़िए इस पॉइंट को, सही पकड़े हैं। सुनिए भैया, ये देखो यहां पर एक वर्ड और लिखवा दिया, अगर आप इंडियन सिटीजन नहीं है, विदेशी नागरिक बन गए हैं, आप पी के आ जाओ। हाँ, पी के आओ, पी के आओ मतलब आप पीओ हो, या तो आप इंडियन सिटीजन हो या पीओ हो। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, ये लास्ट कॉन्सेप्ट है बच्चों। गवर्नमेंट क्या कह रही है? गवर्नमेंट कह रही है या तो आप इंडियन सिटीजन, अब इंडियन सिटीजन तो रहा नहीं क्योंकि ये फॉरेन सिटीजन बन गया, लेकिन क्या इसका खून हिंदुस्तानी है? पीओ का मतलब है खून हिंदुस्तानी, पीओ का मतलब इंडियन ब्लड। क्या इसकी रगों में इंडियन ब्लड है? बताओ, क्या इसकी ब्लड है इसकी रगों में? जल्दी बोलो। अब हम इसका ब्लड टेस्ट करेंगे एयरपोर्ट पे, हम इसका ब्लड टेस्ट करेंगे और बोलेंगे इसका इंडियन खून है नहीं है। सर कैसे पता चलेगा? ब्लड मेरे को लिखा था इंडियन फॉरेन। हम बोलेंगे चलो तू पैदा कहाँ हुआ? क्या जी मैं तो पैदा 1960-70 में हुआ। भाई तेरे माँ बाप का पैदा हुआ क्या 1950 में हुए? जल्दी शादी हो गई थी, मैं जल्दी हो गया। क्या तेरे दादा दादी का पैदा हुआ क्या 1930 में? कहाँ हुए? इंडिया में। तो या तो तुम या तुम्हारे माँ बाप या तुम्हारे दादाजी नाना नानी हिंदुस्तान में पैदा हुए हो 1947 से पहले। खुद अपने ऊपर लगा के देखो, अपने ऊपर लगा के देखो। और मैं यहां पर एज्यूम कर रहा हूं ये पीआईओ है। ही वॉज हिज ग्रैंडफादर was born in ढाका, उसने ढाका कोई था, वो इंडिया का पार्टी था, इन ढाका इन 1930। तो ये पीआईओ बन गया, या तो खुद या इसके माता पिता या दादा दादी नाना नानी 1947 से पहले पैदा हुए हो। तो यहां पर भी हमने ये वाली कंडीशन नहीं लगाएंगे, ये लगाएंगे, और ये पूरी नहीं हुई। और थर्ड बीसी पूरी हुई नहीं, अभी पता नहीं है आपको, तो नेक्स्ट क्लास में पता लग जाएगी। आप क्या बन गए? एनआर। तो बेसिकली हम क्या चाह रहे हैं, या तो इंडिया की नागरिकता के साथ इंडिया में आओ, सुनो मेरी बात, या खून हिंदुस्तानी लेके आओ। अब अपने ऊपर लगा के देखो, अपने ऊपर लगा के देखो, क्या तुम लोग इंडियन सिटीजन हो? यस। बाहर सेटल हो गए तो बाहर की नागरिकता लोगे, इंडिया की नागरिकता खत्म हो जाएगी। हाँ जी, इंडिया में डुअल सिटीजनशिप का नहीं, इंडियन सिटीजनशिप टर्मिनेशन। इंडियन सिटीजनशिप जैसे ही बाहर की सिटीजनशिप ली, इंडियन सिटीजनशिप टर्मिनेट्स, ऑटोमेटिकली टर्मिनेट्स। डुअल सिटीजनशिप नहीं है हमारे कॉन्सेप्ट में, कॉन्स्टिट्यूशन में डुअल सिटीजनशिप नहीं है। तो यानी कि जैसे अभी अक्षय कुमार के साथ हुआ, 2019 में इलेक्शन हुए, सब लोग वोट देने आए, अक्षय कुमार साहब नहीं आए, रिपोर्टर पहुंच गए कि भाई अक्षय कुमार वोट क्यों नहीं दे रहा? क्या मेरे पास कैनेडियन सिटीजनशिप है इसलिए इंडियन सिटीजनशिप नहीं है। या वहां पर छोड़ोगे जब इंडियन सिटीजन बनोगे। तो गवर्नमेंट क्या कह रही है, भाई इंडिया की नागरिकता लेके, जैसे आप लोग हो, सिटीजनशिप है, जब तक आपका सिटीजनशिप है इंडिया में विजिट करने आ सकते हो, लेकिन जैसे आपने इंडियन सिटीजनशिप छोड़ी, अब चेक करो क्या आप पीआईओ हो? क्या तुम 1947 से पहले पैदा हुए? नहीं। क्या तुम्हारे माँ बाप पहले पैदा हुए? नहीं, लेकिन तुम्हारे दादा दादी नाना नानी 1947 से पहले की है, चेक कर लेना, अभी फोन लगा लो, ठीक है ना? तो आप भी पीआईओ हो, तो आप सिटीजनशिप की नागरिकता, सिटीजनशिप की हैसियत से ना आओ, पीआईओ की हैसियत से आ जाओ। आपके ऊपर 182-362 कर देंगे और मुक्त कर देंगे। तो बेसिकली क्या है, शुरू के 2 केस में इंडिया छोड़ के जा रहे हो, और तीसरे केस में इंडिया में आओगे और जाओगे। तो तीनों केसेस में सेकंड कांटे को फाड़ दिया सरकार ने, जिससे मछली निकल जाए। गवर्नमेंट खुद बेनिफिट दे रही है। ये बात समझ आई, हाँ या ना? चलो, अब कुछ मैं एमसीक्यूज आपको दे रहा हूं, टिक करवा रहा हूं, करिएगा जरा। 1 सेकंड का दीजिए। चैट बॉक्स में क्या लिखा है जी आपने? चैट बॉक्स में क्या लिखा है? क्या चाट बाट खानी है? 1 सेकंड दोस्तों।